ठीक है, लेट्स बिगिन। मेरे ख्याल से शुरू में जब शैलेश ने बात किया था कि आपके साथ जो एनालिसिस वगैरह हो रहा था, उस टाइम पे कुछ डेटा मॉनिटरिंग की बात हो रही थी। और पिछले कई समय से हम वाटर बैलेंस वगैरह की भी बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास अगर सफिशिएंट डेटा है, मॉनिटर डेटा है, तो हम अच्छे से ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो पार्टिसिपेटरी जियोलॉजिकल मॉनिटरिंग के ऊपर मैं बात करूंगा। उसमें हम देखेंगे कि उसके मेथड्स क्या है, डेटा कलेक्शन की मेथड क्या हो सकती है, डेटा रिकॉर्ड कैसे रखेंगे, और क्या क्या गलतियां हो सकती है तो उसको रिफाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जो मेरा प्रेजेंटेशन जो है उसके कंटेंट ये है कि एक तो व्हाट इज पार्टिसिपेटरी जियोहाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग, उसका अप्रोच क्या है और क्यों अप्रोच इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, उसकी महत्वता क्या है, टाइप्स, मेथड एंड कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसके आउटपुट क्या होते हैं, और हम बाकी की चीज़ों को केस स्टडी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर पार्टिसिपेटरी हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग करते हैं तो हम किस तरीके से उसका एनालिसिस देख सकते हैं। तो जैसे हम बात करें कि पार्टिसिपेटरी हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग, उसका अप्रोच की अगर बात करें, तो ये ऐसा अप्रोच है जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, where local communities, water users, scientists, and government institutions jointly collect, interpret, and use the groundwater data। इसका मतलब ये है कि सारे एक्टर्स जो मॉनिटरिंग में इन्वॉल्व है, जो डेटा कलेक्शन में इन्वॉल्व है, वो सब इस पूरी प्रोसेस को ऑन करते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मान लो कि मैं डेटा कलेक्ट करूँ, आपको दे दूँ, तो हो सकता है कि मेरे डेटा पे आप डाउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं और आप दोनों मिलके अगर डेटा कलेक्ट करते हैं, तो नो वन कैन डाउट ऑन ईच अदर, क्योंकि दोनों को पता है, तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अगर जॉइंटली कलेक्टेड डेटा के आधार पर हमने कुछ इंटरप्रिटेशन किया है, तो हमें विश्वास रहेगा कि हाँ, ये इंटरप्रिटेशन जो है हमारे ही डेटा के ऊपर से आया हुआ है। एंड आज जो डेटा, आज की कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो डेटा जो है वो बहुत बड़ा एक टूल है, बहुत बड़ी ताकत है। तो डेटा जिसके पास ज़्यादा रहेंगे वो ज़्यादा पावरफुल रहते हैं। तो अगर मान लो डेटा कोई एक डोमेन में या किसी एक के पास में है और दूसरे के पास में नहीं है, तो ये अपने आप में एक इनिक्विटी भी पैदा करता है। वैसे तो हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग बहुत सारे लोग करते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट करते हैं। आज देखा जाए तो हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग एक जगह पे होता है, मेटेरोलॉजिकल मॉनिटरिंग दूसरी जगह पे होता है, ग्राउंड वाटर का मॉनिटरिंग तीसरी जगह पे होता है। अब तीनों का कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन गैप है। इस सारी चीज़ों में वो डेटा तो यूज वही लोग करते हैं जिन्होंने रिकॉर्ड किया है, और उसके लिए वो प्लानिंग वगैरह करके हमारे ऊपर प्लानिंग डालते हैं, और उस प्लानिंग के आधार पे इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इसमें पूरी प्रक्रिया में एक जिसके लिए हम प्लान कर रहे हैं, जिनको बेनिफिट देने के लिए हम काम कर रहे हैं, वही पूरी प्रक्रिया में मिसिंग रहते हैं। तो मिसिंग रहने की वजह से क्या होता है कि जो भी वन वे एनालिसिस होके आता है, वन वे एनालिसिस के आधार पे प्लानिंग होके आता है, उसके ऊपर हम आंख बंद करके प्लान कर देते। तो लोकल लेवल की जो डाइवर्सिटी है, लोकल लेवल के जो स्पेसिफिक इश्यूज है, वो कहीं उसमें से छूट जाते हैं। बाय डिफॉल्ट कोई जगह पे आ गया तो आ गया, लेकिन बाय डिजाइन इस प्रक्रिया में बहुत बड़ा गैप रह जाता है। तो दैट्स व्हाई वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन पार्टिसिपेटरी हाइड्रोजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग। और पार्टिसिपेटरी हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग की जब बात करेंगे तो हमें सारे कम्युनिटी, लोकल यूजर्स की जब बात करेंगे, तो उसमें लोकल लेवल के डिसीजन मेकर्स को भी हमें इन्वॉल्व करना है, साइंटिस्ट को भी करना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को भी करना है, और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को भी हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये सब लोगों का एक ऑनरशिप के साथ ये मॉनिटरिंग की बात यहाँ पे आ रही है। अब क्यों करना है? जैसे हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई, भूजल जो है, ग्राउंड वाटर है, उसमें वाटर लेवल में बढ़ोतरी होती है। क्यों? अगर इंक्रीज रेनफॉल होता है या रिचार्ज होता है, तो ग्राउंड वाटर लेवल में बढ़ोतरी होती है। उसी तरीके से ग्राउंड वाटर लेवल डाउन भी जाता है, बिकॉज ऑफ पंपिंग, बिकॉज ऑफ नेचुरल ग्राउंड वाटर फ्लो। तो ये देखा जाए तो ग्राउंड वाटर जो है वो अपने आप में एक डायनेमिक रिसोर्स है। उसके वाटर लेवल स्टेडी नहीं रहता है, उसका जो वाटर वाटर लेवल में बदलाव आता है
उसके साथ साथ में वाटर क्वालिटी में भी बदलाव आता है। तो ये जो बदलाव आ रहा है, बदलाव के पीछे बहुत सारे और फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं। तो हम अगर एक बदलाव ये है कि जो बदलाव है वाटर लेवल एंड वाटर क्वालिटी के माध्यम से रिफ्लेक्ट होते हैं। तो वो रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होते हैं तो उसको मॉनिटर करना है। और उसको मॉनिटरिंग जब हम कर रहे हैं तो उस मॉनिटरिंग के पैरेलल, मॉनिटरिंग के साथ हमें ये भी देखना है कि वो बदलाव क्यों हो रहा है, क्या वजह है। तो जिन वजह से ये मॉनिटरिंग बदलाव हो रहा है, तो सारी वजह को हमें हमारे मॉनिटरिंग के या ऑब्जर्वेशन नेटवर्क में हमें कंसिडर करना है। तो यही है कि इस बदलाव को ट्रैक करना और बदलाव के आधार पे अपने डिसीजंस लेना, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है और उसको हमें मॉनिटर करना। तो इसीलिए हमारी जो पूरा जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को ट्रैक करने के लिए हमें इस पूरी मॉनिटरिंग करना है। और ये बदलाव के पीछे क्या वजह है उसको भी हमें देखना है। उसका मॉनिटरिंग का जो डेटा आएगा, डेटा का एनालिसिस करेंगे तो हम उसका जो बदलाव की वजह है उसको भी हम आराम से, आसानी से एसेस कर सकते हैं। अ, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि ट्रैक पार्टिसिपेटरी हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग जो है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो एक तो ट्रैकिंग द ग्राउंड वाटर लेवल एंड स्टोरेज, स्प्रिंग्स एंड वेल के जो डिस्चार्ज में आ रहे बदलाव उसको देखना है। कोई जगह पे कंटामिनेशन एंड चेंज इन वाटर क्वालिटी जो हो रहा है तो उसको भी हमें फोरकास्ट करना है कि भाई आज यहाँ से ये शुरुआत हुई है, अगर हम आज इसको ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाके कहीं ये प्रक्रिया और एग्रेसिव होगी। और जब एग्रेसिव होगी ये प्रक्रिया, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम बड़े, बहुत बड़े पैमाने पे हो जाएगा। तो उसको अगर हम फोरकास्ट कर सकते हैं तो उसका प्रिवेंटिव मेजर्स, मिटिगेटिव मेजर्स भी हम इसका ले सकते हैं। फिर एक्वाफर का जो डिस्चार्ज एंड रिचार्ज रेट जो है विथ रिस्पेक्ट टू रेनफॉल, लैंड यूज, सॉइल मॉइस्चर, उसके चलते हुए जो एक्वाफर में भी जो रिचार्ज डिस्चार्ज के जो बदलाव आ रहे हैं, उस पैरामीटर को भी हमें देखना है। तो हम ये एक्वाफर की ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका यह है कि जो डिसीजन मेकिंग है इस डेटा का, डेटा लेके डेटा का इंटरप्रिटेशन करके जो भी एनालिसिस निकल के आता है, उसको, उसके ऊपर हमें कुछ डिसीजन लेने हैं, एज प्लानिंग के, मिटिगेशन के, जो भी हमें डिसीजन लेने, तो सारे डिसीजन मेकिंग को हमें अच्छी तरीके से सपोर्ट इस डेटा और इंटरप्रिटेशन के आधार से हम कर सकते हैं। वाटर का कितना एक्सट्रैक्शन हो रहा है, हम कितना पानी उठा रहे हैं, तो वो जो असेसमेंट है वो भी इसका एक उद्देश्य है। इन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या होती है, वो भी हमें समझना जरूरी है। तो ये सारे उद्देश्य के लिए पार्टिसिपेटरी हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग हम एस्टाब्लिश करते हैं। जब हम हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग में जब पार्टिसिपेटरी शब्द डालते हैं तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है? एक तो यह है कि अच्छे से अच्छे डेटा लोअर कॉस्ट पे हमें मिलते हैं। जैसे हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि अगर गिने चुने साइंटिस्ट अगर डेटा लेने के लिए जाएंगे, डेटा कलेक्शन के लिए जाएंगे, तो उनके बहुत सारे लिमिटेशंस आ सकते हैं। लिमिटेशन इन टर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लिमिटेशन इन टर्म ऑफ फाइनेंस, लिमिटेशन इन टर्म ऑफ कम्युनिकेशन, लिमिटेशन कम इन फॉर्म ऑफ अप्रोच, एंड सबसे बड़ा लिमिटेशन है टाइमली। क्योंकि मॉनिटरिंग कुछ भी करना है तो उसको एक टाइम बाउंड मॉनिटरिंग व्यवस्था होती है। कुछ समय में ही करने से उसका महत्वपूर्ण रहता है। तो एक आदमी 50 जगह पे एक साथ में एक समय पे नहीं पहुंच सकता है, लेकिन अगर पार्टिसिपेटरी मॉनिटरिंग व्यवस्था हमने रखी है तो लिमिटेड टाइम में बहुत सारी जगह का हम कम कॉस्ट में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी भी हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक आदमी को मॉनिटर करना है तो हो सकता है वो साल में 2 बार करेगा, लेकिन अगर 10 आदमियों को करेंगे तो पूरे साल में हर महीने में वो कर सकता है। तो बेटर डेटा एट लोअर कॉस्ट क्यों होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग बाय भूजल जानकार और ग्राउंड वाटर यूजर ग्रुप्स कैन हेल्प टू फिलिंग द गैप्स दैट जियो एनजीओ रेगुलरली कैन नॉट कवर। ये जो मतलब हमें रेगुलर लेवल पे कवर करना है तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। लेकिन कम्युनिटी के साथ इसको पार्टनरशिप कर लेते हैं, ग्राउंड वाटर यूजर के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो जैसे एक किसान है, वो हर रोज अपने खेत में जाता है,
तो उसके साथ अगर उसका थोड़ा कैपेसिटी बिल्डिंग करके, उसको थोड़ा ओरिएंटेशन करके, उसको सेंसिटाइज करके अगर हम प्रक्रिया करते हैं, तो हम बहुत बहुत बड़े तादाद में काफी एक्यूरेट डेटा ला सकते हैं। हाँ, इसमें गलती हो सकती है इंसान की, लेकिन उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर्स ऑफ डेटा ज्यादा होंगे। अगर मान लीजिए कि एक ही गांव में से हम 50 वेल का डेटा ले रहे हैं और 4-5 वेल में कुछ डेटा में कुछ एरर है, तो हम उसको निकाल भी दे तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर एक गांव में हम एक ही वेल को ले रहे हो, एक ही वेल का डेटा कलेक्ट गलत आ गया, तो हम उसको निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो हमारा इंटरप्रिटेशन गलत होगा, और निकाल देंगे तो हमारे पास कुछ भी डेटा रहेगा नहीं। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम, ये दो चीजें हम अच्छे से मैच कर सकते हैं, तब हम हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग में पार्टिसिपेटरी अप्रोच को लेके आते हैं। तो जो भी गैप्स है, एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे डेटा गैप है, उसको हम अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। इन दूसरा ये है कि ये डेटा जब कम्युनिटी कलेक्ट करती है, तो खुद ब खुद कम्युनिटी का एम्पावरमेंट भी होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो कि आप हर एक चीज को हर रोज मॉनिटर कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर डेवलप होती है। आप धीरे धीरे उसका बदलाव को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, आप सोचना शुरू करते हैं कि ये क्यों बदलाव हो रहा है। तो जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ग्राउंड वाटर की यूजर्स की, एक्वीफर के डायनेमिक प्रॉपर्टी के बारे में होती है, तो ये बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो खुद ब खुद लोगों को एम्पावर करती है। जब लोगों में एम्पावरमेंट आ जाता है, तो खुद ब खुद एक विजडम भी डेवलप होता है, और विजडम और एम्पावरमेंट दोनों साथ में आने से एक सही डिसीजन लेने में बहुत आसानी रहती है। कभी कभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, या तो शॉर्ट टर्म डिसीजन ले सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में उसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन हो सकता है। तो कम्युनिटी का एम्पावरमेंट एंड प्रिसाइजली फॉर द उनकी पानी के उपयोग के ऊपर जो डिसीजंस लेना है, उसको काफी हद तक ये पार्टिसिपेटरी हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग अप्रोच जो है वो एम्पावर करता है। और ये एम्पावरमेंट है वो नेचुरल रिसोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, नेचुरल रिसोर्स का जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात रह जाती है। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर जरा भी प्रॉब्लम की शुरुआत हो रही है, तो हमें इमिडिएटली उसके बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। कि जैसे मान लो कि हमारे पास रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डेटा है और ज़्यादा वॉल्यूम में डेटा है, तो हम देख सकते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर इस गांव का इस एरिया में ऑटोमेटिकली और एक्सट्रैक्शन बढ़ गया है। तो उसको क्या करना है, तो उसके सामने हम डिसीजन ले सकते हैं, उसके लिए हम कुछ एक्शन लेना है, तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। सिमिलरली कंटामिनेशन, तो कई जगह पे कोई डेवलपमेंट प्रक्रिया हो रही, जैसे मान लो कि अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया है, या तो गांव में सैनिटेशन प्लानिंग हो रही है, जिसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल दिया है, सीवेज पाइपलाइन डाल दिया है। बट अगर सूरज कहीं से लीकेज हो रही है, तो और हमारा मॉनिटरिंग पावरफुल है, तो मॉनिटरिंग में तुरंत से वो पकड़ा जाएगा कि यहाँ कुछ इश्यूज हो रहे हैं। तो जैसे इश्यू हो गया, तो हमें वहाँ पता चलेगा डेटा के माध्यम से कि ये इश्यू है, तो इसको एड्रेस करने के लिए कौन सा रेमेडियल मेजर हम ले सकते हैं। इसके अलावा जो सीजनल डिप्लीशन, जो हम ग्राउंड वाटर के बारे में बहुत बात करते हैं कि इट्स एन इनविजिबल रिसोर्स, और इनविजिबल रिसोर्स में जो होने वाली प्रक्रिया अभी ज़्यादातर इनविजिबल रहती है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कंसिस्टेंटली डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, वाटर लेवल, वाटर क्वालिटी में आए हुए बदलाव को अगर हम देखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि सीजनल लेवल पे कितना डिप्लीशन हो रहा है। वेदर हमने इस सीजन में जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ बरसात से, उसको हमने रिचार्ज की तुलना में ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, या बैलेंस में इस्तेमाल कर लिया है, और पिछली सीजन में हमारा क्या था। तो ये पीरियोडिकल बदलाव जो है, पीरियोडिकल बदलाव को अगर देखेंगे हम, तो हमें पता चलेगा कि वेदर वी आर ऑन डिप्लीटिंग ट्रेंड और वी आर इन इम्प्रूविंग ट्रेंड। तो ये जैसे पता चलता है, तो ऐसे प्रॉब्लम का असेसमेंट आ जाएगा। प्रॉब्लम का असेसमेंट आ जाता है, तो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के ऊपर हम जल्दी से जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट इसका है। फोर्थ मोस्ट इम्प्रूव ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, जो अगर मान लीजिए कि कम्युनिटी ने ये डेटा कलेक्ट करके अगर किसी एनालिसिस के लिए किसी साइंटिस्ट को दिया है, और साइंटिस्ट ने वही डेटा को एनालिसिस करके किसी प्लानिंग के लिए रिकमेंडेशन किया है, और वो प्लानिंग की रिकमेंडेशन जब वापस कम्युनिटी के साथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाएगी, तब वो सोच पाएंगे हाँ, ये हमारा ही डेटा का इंटरप्रिटेशन है, हमारे यहाँ पे ये परिस्थिति खराब हो रही है।
तो हमें एक तो उसके ऊपर विश्वास है, और दूसरा ये कि इस परिस्थिति को इम्प्रूव करने के लिए जो कोऑपरेशन चाहिए वो कोऑपरेशन भी आसानी से मिल सकता है। जैसे कि मान लो हम बीमार हो गए, और बीमार होके हमारे सामने ही डॉक्टर ने सारे एनालिसिस वगैरह किए हैं, और हमें एजुकेट करते हुए उसका वो जो नतीजा दिखाता है। तो जैसे हम बहुत सारी चीजें होती है कि हेल्थ के दृष्टिकोण से देखें तो हमको खाने की परहेज करनी पड़ेगी। तो खाने की परहेज करनी पड़ेगी और हमारा खुद का बिहेवियर चेंज करना है। हो सकता है कि डायबिटीज जैसे डिसीज में हमको परमानेंटली खाने की परहेज करनी पड़े, लेकिन कुछ टाइम बिंग अगर फ्लू फीवर वगैरह है तो उसमें कुछ टाइम बिंग परहेज करनी है। तो कितनी हद तक कहाँ परहेज करना है उसके हिसाब से अपने अंदर क्या बदलाव लाना है। तो बदलाव लाने के लिए बदलाव लाएंगे तो अल्टीमेटली हमारा हेल्थ इंप्रूव होगा, एंड वी आर कोऑपरेटिंग जो हमारे सॉल्यूशन के लिए जो हमारे साथ कोई काम कर रहा है। तो ये एक उसका एडवांटेज है। दूसरा है कि वेरियस यूजर्स के बीच में भी ट्रस्ट बिल्ड होता है। जैसे आज हमारे सामने यूजर्स जो है वो रूरल इकोनॉमी वर्सेस इंडस्ट्रीज है, अर्बन वर्सेस रूरल है। तो अगर हम पार्टिसिपेटरी अप्रोच लेते हैं तो वी विल नॉट थिंक अबाउट द रूरल इकोनॉमी वर्सेस कॉरपोरेट। हम ये देखेंगे रूरल इकोनॉमी एंड कॉरपोरेट, कॉरपोरेट या तो इंडस्ट्रीज को कैसे देखें, ताकि हम दोनों मिलके इस रिसोर्स को, हेल्थ को मेंटेन रखें और हमारा इकोनॉमी को भी हम बरकरार रखें। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं पार्टिसिपेटरी हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग का। तो चार महत्वपूर्ण बात: बेटर डेटा एट लोअर कॉस्ट, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, रैपिड प्रॉब्लम असेसमेंट एंड इम्प्रूव ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। जो अल्टीमेटली प्रोग्राम की गोल को या हमारे मेजर इश्यू जो है उस इश्यू को मिनिमाइज करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, ये अप्रोच के माध्यम से की गई मॉनिटरिंग, कलेक्ट किए गए डेटा के माध्यम से हम उसको अच्छी तरीके से इन सस्टेनेबल मैनर हम रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ तक जो मैंने बात किया उसके ऊपर अगर किसी को कुछ ज्यादा सवाल पूछना है तो हम इसके ऊपर 2-3 मिनट का पॉज लेते हुए हम डिस्कशन कर सकते हैं। किसी को कुछ और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करना है? Wrap information. ओके, एनीबॉडी एल्स? ठीक है, नहीं। ओके, आगे चलते हैं। तो जैसे हमने चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बताई, उसी तरीके से पार्टिसिपेटरी हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग का जो अल्टीमेट यूज जो है वो हम देखिए। अगर तो एक है कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में इसका एक इम्पोर्टेंट यूज है, जिसमें हम कुछ लिमिट्स अगर करना चाहे, प्रोटोकॉल डेवलप करना चाहे, तो जैसे मान लो सेटिंग द पंप लिमिट, प्लानिंग ऑफ सस्टेनेबल यील्ड, मैनेजिंग ड्राउट इम्पैक्ट। तो ये सारे चीजें जो है हम इस मॉनिटरिंग के डेटा का एनालिसिस करते हुए डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी और ने मॉनिटरिंग किया है और वो आके बोलेगा कि भाई आपको यहाँ पे 50 HP के बदले 30 HP की मशीन लगानी है, तो लोग आसानी से अडॉप्ट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने खुद ने किया है तो वो सोचेंगे कि हाँ, इसको कैसे हम मिनिमाइज कर पाए। तो इसको अगर इम्पोज भी करेंगे, अपने आप का कोई अगर प्रोटोकॉल डेवलप करेंगे, तो दे विल बी एबल टू सेट अप द लिमिट एंड एडॉप्ट द लिमिट। जो प्रोटोकॉल बना है प्रोटोकॉल को भी एडॉप्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा जो एक अहम मुद्दा है कि क्लाइमेट चेंज के जो स्टडीज के लॉन्ग टर्म एक्विफर रिस्पॉन्स जो है, चेंजिंग रेनफॉल एंड टेम्परेचर पैटर्न जो बदलाव हो रही है, उसके साथ में जो क्लाइमेट की जो इम्पैक्ट हो रही है, तो उस इम्पैक्ट को मिटिगेट करना और इम्पैक्ट को समझने के लिए और उसको और डिटेल में बदलाव को समझने के लिए हम क्लाइमेट चेंज स्टडी के लिए मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकंड। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हाँ, जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया है कि कई जगह पे अगर कोई पाइप सुएज या कुछ रिजेक्ट वाटर ड्राइंग पाइपलाइन जो है लीकेज है, तो इमिडिएटली वह पोल्यूशन वगैरह वहाँ पे होता है। इवन
सरफेस से भी पॉल्यूशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर में पॉल्यूशन हो रहा है, तो जो ओवरऑल जो नेचुरल रिसोर्स की हेल्थ को एक बदलाव होना है, तो उसका इम्पैक्ट को हम देख सकते हैं। और इसको प्रॉडक्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इसको हम देख सकते हैं। मॉनिटरिंग लैंडफिल एंड इंडस्ट्रियल साइट्स, इवेल्युएटिंग रेमेडिएशन इफेक्टिवनेस, तो ये सब अगर जानकारी है हमारे पास लोकल लेवल की, तो हम इनके रेमेडियल मेजर भी इफेक्टिवली ला सकते हैं। एंड प्रॉब्लम का, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का सबसे पहले ये कि प्रॉब्लम को हमें समझना, प्रॉब्लम की कॉजेस को समझना, ये अगर समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द पार्टिसिपेटरी हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग। एंड फोर्थ मोस्ट, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो जैसे बहुत सारी जगह पे आप देखेंगे, खास करके अर्बनाइजेशन में अगर देखेंगे, तो अर्बन एरिया में और उसमें भी हार्ड रॉक टेरेन में अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो फाउंडेशन हम जब खोद रहे हैं तो उसमें से पानी निकल के आ जाता है। तो पानी निकल के आ जाता है, हम उसको डिवॉटरिंग करते हैं, और डिवॉटरिंग की एक इम्पेक्ट होती है, क्योंकि अल्टीमेटली दैट वाटर इज ए ग्राउंड वाटर, तो शैलो एक्वीफर में संग्रह हुआ भूजल है। तो वो भूजल का डिवॉटरिंग करेंगे तो एक अनदर मेथड हो गया कि जैसे एग्रीकल्चर में तो हम पानी निकालते हैं, बट ये जो डिवॉटरिंग कर रहे हैं वो कहीं उपयोग में आने वाला नहीं है। इसकी दो चीजें होगी, एक तो डिवॉटरिंग की खुद की इम्पेक्ट होगी नंबर वन, और नंबर टू, हम जब एक्सकेवेशन करके स्टफ निकाल रहे हैं तो वी आर ऑल्सो एक्सकेवेटिंग और रिमूविंग द साइज ऑफ द एक्वीफर ऑल्सो। तो ये एक चीज है, ग्राउंड वाटर स्टेबिलिटी इन टनलिंग एंड माइनिंग एरियाज, जो माइनिंग वगैरह होता है वहां पे भी बहुत सारा, क्योंकि अगर मान लो कि माइन जो है, माइन की डेप्थ है वो वाटर टेबल से नीचे चली गई, तो बहुत सारा पानी जो है वहीं से माइन में चला जाएगा, तो ग्राउंड वाटर की फ्लो जो है वो उससे हैम्पर होती है। और अगर यहाँ पे आ गई तो नेचुरल फ्लो डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा, तो डिस्चार्ज एरिया के से डिस्चार्ज एरिया जो नेचुरली था उसके बदले आर्टिफिशियल डिस्चार्ज एरिया में चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो इम्पेक्ट होगा। सेकंड थिंग, टनलिंग जो है, जैसे मान लो कि अभी बहुत सारी जगह पे अंडरग्राउंड मेट्रोस बन रहे हैं। जब अंडरग्राउंड मेट्रोस जब बनते हैं तो डेफिनेटली वो अंडरग्राउंड में एक्यूफर वाला एरिया भी होगा, नॉन एक्यूफर वाला भी एरिया होगा। तो मेट्रो बनता है तो मेट्रो को स्ट्रेंथन करने के लिए वो अंदर की दीवार को काफी हद तक कॉन्क्रीटाइज कर देते हैं। तो पूरा जो फ्लो एक ग्राउंड वाटर का एक दिशा में हो रहा था, उसके अंदर सबसरफेस डाइक या सबसरफेस बैरियर बैरियर बन जाता है, तो फ्लो डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा। और या तो अगर अच्छे से करना है तो हमें ये फ्लो पता है कि यहाँ से सीपेज होने की संभावना है, तो उनके क्या रेमेडियल मेजर्स लेने हैं वो भी यहाँ पे काम में आएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मॉनिटरिंग करके हम और कौन कौन सी चीजों को भी देख सकते हैं, इसकी यहाँ पे बात हो रही है। ओके, तो ये ये महत्वपूर्ण है, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग, हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग। तो अभी हमें ये देखना है। और हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन भी दे दूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। तो अभी से मैं जो बात करने जाऊंगा वो पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को सेंटर में रखते हुए मैं एक बात करूंगा कि पार्टिसिपेटरी हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग किस तरीके से होना चाहिए। तो पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करने के लिए टिपिकल मॉनिटरिंग नेटवर्क जो हम एस्टैब्लिश करते हैं, तो उस नेटवर्क के जो कुछ पहलू है, जिसमें एक तो ये है कि अक्रॉस द मेजर एक्विफर्स, हमारे एरिया में जितने भी एक्विफर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे मेजर शब्द लिखा है। मेजर मीन्स जरूरी नहीं है कि वो शेड एक्विफर सिस्टम हो। अगर एक गांव में 3 शैलो एक्विफर आ रहे हैं तो वो 3 एक्विफर बिकम्स अ मेजर एक्विफर सिस्टम फॉर दैट पर्टिकुलर विलेज। तो हमारा ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है वो तीनों तरीके के एक्विफर सिस्टम में आने चाहिए। दूसरा ये है कि हम जैसे मॉनिटरिंग तो करते हैं, पार्टिसिपेटरी मॉनिटरिंग करते हैं, तो वी आर डेफिनेटली एंगेजिंग द कम्युनिटी फॉर द मॉनिटरिंग, क्योंकि कम्युनिटी लार्जर रीच पे पहुंच सकती है, बट कम्युनिटी से एक गलती भी हो सकती है। तो कभी कभी हम ये भी मतलब एम्फेसाइज करते हैं कि एटलीस्ट हम हर एक एक्यूफर सिस्टम में एक पीजोमीटर जैसी सिस्टम एस्टेब्लिश करें, ताकि पीजोमीटर है वो स्टैंडर्डाइज डेटा डेटा हमको देंगे, और उस डेटा के आधार पे हम कम्युनिटी ने जो मॉनिटर्ड किया हुआ है वो कम्युनिटी मॉनिटरिंग के डेटा भी हम
उसके साथ कंपेयर करें, ताकि अगर मान लीजिए कि कोई या एक या दो तीन चार लोकेशन पे अगर कुछ एरर है, तो उस एरर को हम इमिडिएटली देख के उस एरर को हम रेक्टिफाई करवा सकते हैं। आइदर व्हेन एक तो इमिडिएटली पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे एरर है, तो हम उसको फिर से डेटा कलेक्शन करने के लिए भेज सकते हैं। और अगर हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में डेटा है, तो हम वो तीन चार पॉइंट के डेटा को हमारे एनालिसिस में कंसिडर ना करें। तो उस तरीके से हम डेटा को रिफाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए कुछ ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट बहुत कॉस्टली होते हैं, तो हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं उसको, मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो वो लिमिटेड जगह पे सारे के एक्वीफर में अगर हम एक दो ऐसे पिजोमीटर एस्टैब्लिश करें जो नेचुरली, जो ऑटोमेटिकली डेटा लेता रहे, तो हमारे जो मेन मेड डेटा कलेक्शन एंड मशीन कलेक्टेड डेटा, दोनों को कंपेयर करके हम डेटा का एक्यूरेसी लेवल को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, ये दोनों का इम्पोर्टेंस ये भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, साइंटिस्ट आर नॉट हैविंग फेथ ऑन द कम्युनिटी कलेक्टेड डेटा। तो अगर इसके साथ में कोई उस डेटा को वेरीफाई करने की कोई मैकेनिज्म है, तो देन दे विल इजीली एक्सेप्ट कि हाँ ओके, कम्युनिटी ने ये डेटा कलेक्ट किया है विच इज मैचिंग और माइनर वेरिएशन के साथ हमारे पिजोमीटर के साथ मैच हो रहा है। तो दोनों की डेटा के ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं। कोई कोई जगह पे क्योंकि बहुत जल्दी करना है, तो ऑटोमेटेड डेटा लॉगिंग विद द टेलीमेट्री सिस्टम भी आजकल नया फैशन बन रहा है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क सबके पास में है। तो हम ऐसे भी इक्विपमेंट्स यहाँ लगा सकते हैं। खास करके ये ऑटोमेटेड डेटा लॉगिंग जो है, वो खास करके वेदर फोरकास्टिंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि वेदर की जो फिनोमेना है वो बहुत इमीडिएट इम्पैक्ट लाती है। तो अगर उसको डेटा लिया और यूजर के पास इमीडिएट डेटा चला गया विथ एडवाइस और विथ प्रिकॉशन, तो वो तुरंत टेलीमेट्री सिस्टम से यूजर के पास चला जाएगा। तो एक तरफ डेटा कलेक्ट हुआ एंड नेक्स्ट डेटा कलेक्टेड डेटा विल गो टू द कम्युनिटी और यूजर। तो उसको कोई डिसीजन इमीडिएटली लेना है, तो वो अपने आप में वो डिसीजन लेने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए ऑटोमेटेड डेटा लॉगिंग विद टेलीमेट्री सिस्टम भी आजकल धीरे धीरे लोग उसको करने लगे, ताकि प्रक्रिया को हम और रैपिड कर पाए। जैसे मान लो कि हम काफी जगह पे गूगल फॉर्म डेवलप करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप कोई एक गांव का या एक ऊपर का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस अपने मोबाइल में गूगल फॉर्म डेवलप कर लिया, और वही गूगल फॉर्म आप जो भी आपके ग्रासरूट लेवल के जो वर्कर है, फंक्शनरीज है, जिसमें भूजल जानकार हो सकते हैं, ग्राउंड वाटर यूजर ग्रुप्स हो सकते हैं, और इवन आपके फील्ड कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। तो उसको देखिए, आपने वहाँ का वहाँ आपने डेटा लिया और डेटा सीधा इसमें डाल दिया, तो इमीडिएट डेटा विल रीच टू यू और योर कंप्यूटर। तो आप इमीडिएटली उसको डेटा को देख के एनालिसिस भी कर सकते हो, और वहीं के वहीं आप उसको करेक्शन मैकेनिज्म भी डेवलप कर सकते हो। तो डेटा का एक्यूरेसी और डेटा की क्वालिटी दोनों मेंटेन करने के लिए ये आजकल ये ऑटोमेटेड डेटा लॉगिंग एंड टेलीमेट्री व्यवस्था भी हम मॉनिटरिंग के साथ कंसिडर करते हैं। देन पीरियोडिकल मैनुअल चेक फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस। तो कुछ जैसे मान लो कि आपको एरिया का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपने 100 वेल रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप कोई एक पर्टिकुलर सीजन में चले गए, 100 वेल तो आप नहीं देख सकते हो, लेकिन अगर सैंपल आइडेंटिफाई करके 10-15 वेल पे गए और उसमें आपने फिजिकली मैन्युअली किसी एक्सपर्ट ने जाके देखा, तो ही विल इंश्योर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ इस तरीके के बदलाव ऑटोमेटिकली उस प्रक्रिया में आ जाता है। जैसे मैं आपको मेरा खुद का एक अनुभव बताऊं, हम लोगों ने 2008-9 में पूरे कच्छ में हर एक गांव का डेटा कलेक्ट किया था कि कितने नंबर ऑफ वेल्स है, कितने नंबर ऑफ बोरवेल्स है, ये सब हमने किया। और सेकेंडली, जब दूसरी बार हमने 14-15 में दूसरे प्रोजेक्ट के जरिए हम कर रहे थे, तो अबड़ा साहब लोग का एक पर्टिकुलर गांव था, जिसके अंदर सिर्फ पहले 2008-9 में हमने किया तो वहां पे मुश्किल से 10 से 12 वेल्स थे। लेकिन जब 13-14 में हमने किए, तो वहां पता चला कि 750 बोरवेल एक गांव में आ गए। तो हमें लगा कि 750 तो नहीं हो सकता है, कि एट द मोस्ट 75 हो सकता है। हमारा भूजल जानकार से गलती हो सकती है, 75 के बदले एक जीरो उसने ज्यादा रख लिया हो सकता है। तो देन आई पर्सनली गो एंड विजिट इन दैट विलेज। तो वहां जाके पता चला कि रियलिटी में देर आर 750 बोरवेल्स। पता फिर वो पता इसलिए चला कि
वहाँ पे जब आर्मी का जब 1962 और 65 71 के जो वॉर्स हुए थे, उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हरियाणा पंजाब के काफी फार्मर को जमीन कच्छ में दिया था। तो वहां से कुछ फार्मर 2007-8 में कच्छ आ गए थे। तो उन्होंने फिर देखा पोटेंशियल, तो उन्होंने क्या किया कि हर अपने गांव से लोगों को लेके आए, फैमिली को लेके आए, 5 एकड़ के बीच में एक बोरवेल बना के उस फैमिली को वहां पे एस्टेब्लिश कर दिया। तो दैट काइंड ऑफ द थिंग्स भी से आप फिजिकली चेक करने से आपको पता चल सकता है। अदरवाइज अगर सिर्फ डेस्कटॉप पे आप देखेंगे तो ये एरर होने की बहुत बड़ी गुंजाइश इसमें रहती है। तो कुल मिला के पार्टिसिपेटरी हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग करना है, लेकिन उसमें आप कुछ ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, टेलीमेट्री करके रैपिड अप का उसको फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एंड पर्सन इन पर्सन पीरियोडिकल मैनुअल चेक करके करते हैं। तो सारी चीजों में आप ट्रस्ट एंड क्वालिटी दोनों इंश्योर कर सकते हैं। तो ये टिपिकल चीजें हैं जो पार्टिसिपेटरी एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग में ध्यान रखने की जरूरत है। और उसी तरीके से जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, जिसमें डेटा मैनेजमेंट, डेटा तो बहुत सारे आ जाते हैं लेकिन इसको मैनेज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम रहता है। और जो डेटा मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो डेटाबेस है, इसको हम सिंपल एक्सेल फॉर्म में मॉनिटर करते हैं। और इस मॉनिटरिंग और डेटा को रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं, जब वह फील्ड में आएंगे तो उसको देखेंगे कि भूजल जानकार को एक डायरी बना के दिया है, ताकि वो मैन्युअली भी उसमें डेटा रिकॉर्ड करे और रिकॉर्ड करके वो एंटर करके सेंट्रल ऑफिस पे पहुंचाए। तो कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो गई, या डेटा में उसने एंट्री किया तो कुछ गड़बड़ हो गई, तो जो फील्ड में जाके जब डेटा कलेक्ट करता है, ऑन साइट वो डेटा लेके जब डायरी में लिखता है, तो उसमें कोई लगभग जीरो के बराबर एरर होने की गुंजाइश होती है। तो डेटाबेस एक मैन्युअली मेंटेन करना है एट द सोर्स, जहाँ पे आप जिस सोर्स पे आप डेटा ले रहे हो। हमारा हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि वो डेटा एटलीस्ट फार्मर के पास भी रहना चाहिए, क्योंकि ही इज अल्टीमेटली ऑनर ऑफ द रिसोर्स एंड डेटा। तो उसके पास डेटा होना चाहिए, ताकि उसके पास अगर डेटा है तो आप कभी भी वहां जाके देखेंगे तो डेटा के आधार पर उसको एडवाइस कर सकते हो। फिर डेटा को ले आके वो पॉइंट डेटा हो गया, तो पॉइंट डेटा का मॉनिटरिंग और रिकॉर्ड फार्मर से लेके आपका जो फैसिलिटेटर है और उसके कंप्यूटर सिस्टम तक आ जाए। देन द कंप्यूटर सिस्टम में आने के बाद जो डेटा को प्रोसेस करना है, देयर कम्स अ टेक्नोलॉजी पार्ट, जहाँ पे हम जीआईएस का इस्तेमाल करके काफी सारे ट्रेंड एनालिसिस बना सकते हैं, उसके वेरियस आउटपुट निकाल सकते हैं, एंड दैट आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। हम आगे जाके कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि आउटपुट क्या हो सकते हैं। एंड फॉरमोस्ट मोस्ट एडवांस चीज है डैशबोर्ड। अगर आपने एक डैशबोर्ड बनाया और डैशबोर्ड को आप डिस्प्ले में रखा है, तो अभी आजकल बहुत फैशन भी चल रहा है, बट ग्राउंड वाटर का कंप्लीट हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग करके, एनालिसिस करके, डिसीजन मेकिंग तक के एनालिसिस करके डेटा डैशबोर्ड पे जाए, उसके लिए आज भी एक थोड़ा लंबा रास्ता तय करने की जरूरत है। हमने ज़्यादातर वो देखा नहीं है, बट हाँ डैशबोर्ड को कोई कोई जगह पे दो एग्जांपल मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा। एक डैशबोर्ड हमने देखा था आंध्र प्रदेश में, APFMG करके जो है आंध्र प्रदेश फार्म मैनेजमेंट समथिंग समथिंग करके वो प्रोग्राम चला था। उसमें उन लोगों ने काफी अच्छा काम किया था कि एक पूरी वॉल पे, गांव की एक वॉल पे पूरा बोर्ड बना के जब प्रोजेक्ट चालू हुआ था तब का पूरा स्टेटस डाल दिया था, और कुछ ऐसी जगह छोड़ी थी जहाँ पे डायनेमिक चीजें, जैसे मान लो कि आज मॉनिटर कर रहे हो तो आज का डेटा वहाँ पे वो डाले, और उसका कुछ कैलकुलेट करके हुए उसके साथ में जो एनालिसिस आता है वो भी वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो डिस्प्ले होता है तो जब लोग लोकल लैंग्वेज में रहेगा तो लोग उसको अच्छे से देख सकता है। जैसे मैनुअल काइंड ऑफ द डैशबोर्ड वहाँ पे उन्होंने बनाया था। हमने एक अटेम्प्ट ये किया था कि मध्य प्रदेश में जब क्लाइमेट चेंज का पायलटिंग कर रहे थे, तो वहाँ एक गांव में बहुत बड़ा डिजिटल डिस्प्ले पंचायत के ऑफिस के ऊपर लगाया था, और जिसको कंप्यूटर के साथ अटैच किया था, ताकि भूजल जानकार जो है, भूजल जानकार जब कंप्यूटर में डेटा डालेगा तो उसको एटलीस्ट वेदर की फोरकास्टिंग, गांव में कितना पानी बरसात से आया, वाटर लेवल में क्या है, वाटर के क्या बदलाव है, और उसके कुछ ऑटोमेटेड ग्राफ बन जाए और ग्राफ बन के वो डिस्प्ले में आ जाए, ताकि लोग ट्रेंड एटलीस्ट देख पाए कि किस तरीके से हमारे गांव में भूजल में बदलाव हो रहा है। तो जो
एक एडवांस या आप बोले कि परफेक्ट जो हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग व्यवस्था हमें एस्टैब्लिश करनी है, तो एक तो हमें सारी डाइवर्सिटीज को कैप्चर करना है, उस तरीके से हमको हमारे लोकेशंस आइडेंटिफाई करने जहाँ हमें मॉनिटर करना है, उसकी क्वालिटी, उसका जो डेटा की एक्यूरेसी मेंटेन हो, उसके लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट को भी साथ में जोड़ें और उस इंस्ट्रूमेंट एंड डेटा को कंपेयर करें, और ये सारी चीज़ों को टेलीमेट्री के साथ जोड़ते हैं तो पूरी एक प्रोसेस को हम फास्ट बना सकते हैं आजकल, क्योंकि बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है और खास करके मोबाइल टेक्नोलॉजी से तो लगभग लोग अवेयर है, तो ये अवेयरनेस के साथ डेटा आए। एंड देन फाइनली एक चीज जो जो है पीरियोडिकल मैनुअल चेक, ताकि एटलीस्ट यू कैन ऑथेंटिफाई द डेटा, और डेटा के ऊपर जो प्रश्न होते हैं, शंका होती है, उसको हम दूर कर पाए। और डेटा मैनेजमेंट इज अ सेकंड पार्ट, और मैनेजमेंट करने के बाद डैशबोर्ड जैसा या उसके कुछ आउटपुट के माध्यम से वही डेटा को हम वापस कम्युनिटी तक ले जाए, ताकि उनका एनालिसिस जो है उनको अपने डिसीजन मेकिंग में वो इस्तेमाल कर पाए। एनी क्वेश्चन? No, nothing. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द मेथोडोलॉजी और टाइप के पार्ट में कि मॉनिटरिंग एस्टेब्लिश करना है तो हमें क्या क्या मॉनिटर करना है, कैसे मॉनिटर करना है, और उसके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स क्या हो सकते हैं। जैसे एक चीज है, हमें ग्राउंड वाटर लेवल को मॉनिटर करना है, तो ग्राउंड वाटर लेवल को जब मॉनिटर करना है तो क्यों करना है वो जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारा जो स्टडी है उसका उद्देश्य क्या है, उसको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कि सैलिनिटी की प्रोसेस को समझना है कोस्टल एरिया में, तो उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मॉनिटरिंग एस्टेब्लिश करनी पड़े। वाटर सिक्योरिटी प्लान्स बनाने हैं तो हमें उसके आधार पे करना पड़े। कोई जगह पे पॉल्यूशन स्टडी करनी है तो उसके आधार, तो मतलब हमारा मेन जो फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क में हमारा स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो एक ध्यान रखना है कि स्टडी का ऑब्जेक्टिव। दूसरा, हमें कैप्चर करना है सीजनल फ्लक्चुएशन। ये सीजनल फ्लक्चुएशन इसलिए हम देखते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे इंडिया में बाय एंड लार्ज भी है 3 सीजन्स, तो तीनों सीजन में क्या बदलाव हो रहे हैं उसको देखना है। कोई जगह पे 2 सीजन हो सकती है तो वो 2 सीजन को हमें देखना है। तो सीजनल फ्लक्चुएशन देखना है, और सीजनल फ्लक्चुएशन में ये है कि नेचुरली कितना इनपुट आता है और नेचुरली कितना आउटपुट होता है, साथ साथ में मैन्युअली कितना आउटपुट हम निकालते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो सीजनल फ्लक्चुएशन में हम कैप्चर कर सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ पंपिंग, हमारा जो बड़े पैमाने पे अगर पंपिंग होती है तो कितनी किस तरीके से हो रही, कौन से पैटर्न से हो रही है, तो वो ऑब्जर्व करना है। देन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखने के लिए कि भाई 10 साल पहले क्या था और आज की परिस्थिति में क्या है, तो उसमें वेदर इट्स डिप्लेशन हो रहा है कि रिकवरी हो रहा है। तो जैसे हम कोई अटेम्प्ट करते हैं, डेवलपमेंट का अटेम्प्ट करते हैं, तो ज़्यादातर में डिप्लेशन पता चलेगा। मैनेजमेंट के अटेम्प्ट करेंगे तो रिकवरी किस रेट से हो रही है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिले। एक्विफर के बिहेवियर्स, मतलब कन्फाइंड एक्विफर का बिहेवियर कैसा है, अनकन्फाइंड एक्विफर का बिहेवियर कैसा है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम ग्राउंड वाटर लेवल के मॉनिटरिंग के आधार पे देख सकते हैं। और ग्राउंड वाटर लेवल को मॉनिटर करना है तो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स है, जैसे वाटर लेवल मीटर, सिंपल मेजर टेप भी होती है, वाटर लेवल मीटर्स जो है, जिसमें आजकल डीप ग्राउंड वाटर को मेजर करने के लिए वाटर लेवल साउंडर भी आए हैं। शायद आपने देखा होगा, पिछली बार आए थे, नहीं आए हैं तो इस बार हम देखेंगे कि साउंडर जब वाटर लेवल को स्पर्श करेगा तो वहाँ साउंड आएगा, ताकि हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे हाँ मैं भी वाटर लेवल तक पहुंचे हैं। काफी सारे इक्विपमेंट अभी ऐसे हैं कि जो प्रेशर, वाटर कॉलम का जो प्रेशर है उसका उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वो सेंसर जो है वो प्रेशर एक एसेस करता है, जो उसके आधार पे हम वाटर लेवल को मेजर कर सकते हैं। डेटा लॉगर्स भी हैं, अगर आपने वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया तो आपको सरखे सरफेस के ऊपर डेटा लॉगर मिलेंगे। पीजोमीटर्स, तो एक पर्टिकुलर बोरवेल बना के आप इसमें ये वाटर लेवल इंडिकेटर, वाटर लेवल रिकॉर्डर अगर रखते हैं तो आपको पीजोमीटर के माध्यम से ये
वाटर लेवल मेजर कर सकते हैं। अल्टीमेट थिंग्स जब मॉनिटरिंग करना है तो मेजरमेंट ही करना है, तो मेजरमेंट करेंगे तो, एंड विदाउट मेजरमेंट यू कैन नॉट डू मॉनिटरिंग, एंड विदाउट मॉनिटरिंग यू कैन नॉट डू द मैनेजमेंट। तो मेजरमेंट इज ए इम्पोर्टेंट की फॉर द मैनेजमेंट। तो रिसोर्स में जो आने वाले बदलाव को मेजर करके रिसोर्स की हेल्थ को हमें देखना है, दैट इज द की मैसेज फॉर दिस वाटर लेवल मॉनिटरिंग के लिए है। वाटर लेवल मॉनिटरिंग करना है तो हमें उसके लिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर कुएं पे जाके मॉनिटरिंग करें, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर गांव में मान लो कि 1000 वेल्स है, तो हर 1000 वेल को मॉनिटर करना जरूरी नहीं है। तो उसके लिए हम मॉनिटरिंग के लिए, हाँ, एक जानना जरूरी है कि एक लेवल पे हम सारे वेल का इन्वेंट्री कर लें। इन्वेंट्री करने से हमें पता चलेगा कि इसमें कितने डाइवर्सिटीज है, कितने वेरिएशंस है। तो सारे वेरिएशन को हम कैप्चर करना चाहिए। तो पहले लेवल पे सारे वेल का एक रिकॉर्ड ले लेना है। हो सकता है कि सारे वेल का रिकॉर्ड करने के लिए हमें सब वेल का डिटेल इन्वेंट्री करना जरूरी नहीं है, बट कुछ रैपिड असेसमेंट के लिए, जैसे मान लो कि हम अगर गांव में गए, पता चला कि इन्हीं कोई पर्टिकुलर गांव में 750 वेल्स है। ओके, तो 750 वेल कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे है, वो जानकारी लेना है। उसमें से फिर ब्रॉड यूज देके कितने यूज है, कितने अनयूज्ड है, तो हमें पता चल जाएगा। फिर वो यूज्ड वेल है, किस किस तरीके के यूज में आते हैं। अनयूज्ड वेल है तो किस वजह से वो अनयूज्ड हो चुके हैं, कौन से रीजन की वजह से हो चुके हैं। तो अगर मान लो कि पता चला कि देर आर 3 रीजन्स, एक तो कुछ वेल जो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, कुछ वेल में यील्ड कम हो गई है, कुछ वेल में वाटर क्वालिटी डिटोरिएट हो गई है। तो तीनों तरीके के वेल के नंबर्स हमारे पास में आ जाएंगे। यूज वेल में पता चला कि भाई कुछ सीजनल यूज होता है, जैसे मान लो विंटर तक यूज करते हैं, कुछ पेरेनियल यूज होता है एग्रीकल्चर के लिए, कुछ ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो रहा है, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए हो रहा है, कुछ पेरियोडिकल यूज होता है, कुछ रेगुलर यूज होता है। तो ऐसे पैरामीटर्स हमें सारे वेल के ले लेने हैं, ताकि हमें पता चले कि हर एक कैटेगरी हमारे पास आ जाए, तो उस कैटेगरी का एक रिप्रेजेंटेटिव वेल हम आइडेंटिफाई कर पाए। उससे ये भी पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ एक्विफर हमारे पास में है। तो हर एक एक्विफर वाइज, यूज वाइज, तो जितने भी डाइवर्सिटी उसको कैप्चर करके एक फ्रेमवर्क बना के हम उस पर्टिकुलर टाइपोलॉजी का एक वेल को ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं। एक चीज ये भी हो सकता है कि गांव का टेरेन, जैसे गांव के अलग अलग लैंडफॉर्म है, तो अलग अलग लैंडफॉर्म में लोकेटेड वेल्स है, तो उसको हमें डेफिनेटली लेना है। हर एक लैंड यूज वाइज या हर एक टेरेन टेरेन वाइज हमें लेना है, ताकि हमें पता चले कि उस पर्टिकुलर टेरेन में जो नेचुरली प्रोसेस हो रही है उसका इम्पेक्ट क्या आ रहा है, या तो मैन मेड प्रोसेस क्या हो रही है, उससे किस वेल में क्या बदलाव आ रहा है। तो जैसे फुटहिल्स हो गया, फ्लड प्लेन एरिया हो गया, कोस्ट लाइन के नजदीक हो गया, कोई कोई वाटर बॉडी के नजदीक में हो गया, रिवर के नजदीक में हो गया, तालाब के नजदीक में हो गया। तो हर एक चीजों को हमें देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही टेरेन जो है या इधर रिचार्ज का काम, रिचार्ज एरिया को डिलीनिएट करता होगा, या तो डिस्चार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करता होगा। तो टेरेन वाइज भी हमें सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर प्रॉब्लम के बारे में जानकारी मिलती है कि भाई डिप्लीशन ज्यादा हो रहा है, सैलिनिटी मतलब ग्राउंड वाटर क्वालिटी रैपिडली बदल रही है, तो हर एक प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम के पिन अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ प्रॉब्लम के हिसाब से हमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के एरिया में भी कुछ वेल को मॉनिटरिंग के लिए सिलेक्ट करना है। कभी कभी ऐसे होता है कि एक बहुत बड़ा एक्विफर है और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो हम उसको कैसे कंसिडर करें, क्योंकि वहाँ हो सकता है कि देर इज नो डाइवर्सिटी। तो उस सिचुएशन में एक्विफर के कौन से एंड पे क्या हो रहा है जानने के लिए हम इक्वल ग्रिड साइज भी ले सकते हैं। हाँ, और ग्रिड साइज लेने के पीछे हम ये देख सकते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। कि पूरे एक्विफर में देखना है तो यू कैन हैव अ लार्जर ग्रिड। उस एक्विफर में से जब हमें कोई छोटे पैमाने पे कुछ प्लानिंग करनी है, तो वहां पे आप उसको और भी स्मॉलर ग्रिड साइज कर सकते हैं। तो बाय डिफाइनिंग द वेरिंग ग्रिड साइज, आप पूरे एक्विफर के अंदर मॉनिटरिंग नेटवर्क एस्टेब्लिश कीजिए, और उसका फिर ऑब्जर्वेशन के लिए देखना है। दूसरा, डेप्थ वाइज देख सकते हैं कि डीपेस्ट एंड शैलोएस्ट, ये अपने आप में इंडिकेट करेगा कि वेदर द वेल इज फेचिंग वाटर फ्रॉम द confined और डीपर एक्विफर, और इन द और फ्रॉम द शैलो एक्विफर सिस्टम। तो डीप डेप्थ को भी ध्यान में रखना है।
उसकी वाटर लेवल डेप्थ के साथ बात करेंगे तो खुद ब खुद वाटर लेवल का भी डेप्थ यहाँ पे आ जाएगा। ऑल यूज का रिप्रेजेंटेशन इसमें आना चाहिए, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। हाँ, दूसरा लिफ्टिंग डिवाइस के टाइप भी हमें देखना है। इस सोलार हो गया, सबमर्सिबल हो गया, डीजल इंजन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गई। और उसमें भी अगर मान लीजिए कि यूनिफॉर्म लिफ्टिंग डिवाइस है, तो उस यूनिफॉर्म लिफ्टिंग डिवाइस में भी डिफरेंट कैपेसिटी के लिफ्टिंग डिवाइस हो सकते हैं, तो उसका भी रिप्रेजेंटेटिव वेल को हमें लेना है। लास्ट बस लास्ट बस मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस कि हर एक सीजन में वो वेल तक का अप्रोच आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि भाई बरसात आ गया तो पूरे पोस्ट मानसून से लेके अगले साल के प्री मानसून तक आप उस वेल तक पहुंच ही नहीं पाओ। तो अवॉइड करना है ऐसे साइट को। अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं है तभी आप उसको ले सकते हो। लेकिन आप ये देखो कि जितना इजी अप्रोच रहेगा उतना ज़्यादा डेटा आप एक्यूरेटली यहाँ पे ला सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन वेल, वाटर लेवल को मॉनिटर करने के लिए ऑब्जर्वेशन वेल का सिलेक्शन करना वो बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। और उसी के आधार पे आप सारे वेल का, तो पूरे एरिया का हाइड्रोजोलॉजिकल सिनारियो, जिसमें सरफेस एंड ग्राउंड वाटर के सारे तरीके की कैरेक्टरिस्टिक को कैप्चर हम कर पाए और उसका क्या प्रभाव हो रहा है हमारे एरिया में इन टर्म ऑफ वाटर लेवल, वाटर क्वालिटी, डिस्चार्ज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम जो डेटा लेते हैं उसको रिकॉर्ड करने के एक फॉर्मेट्स है, जिसमें हम वेल कोड हमें अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, क्योंकि हमारे पास वेल कोड जो है वही हमारा उस वेल का आइडेंटिटी हो जाएगा। तो जो वेल कोड आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो वही कोड जो है आपको वेल पे भी लगा देना है, सो दैट जब आप नहीं रहोगे तो कोई दूसरा भी जाना है तो उस वेल कोड के आधार पे उस वेल तक पहुंच के वो डेटा लेके आ जाए। तो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मॉनिटरिंग का, हर एक ऑब्जर्वेशन लोकेशन को आपको कोड देनी है। और कोड देने के आपके अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। जैसे ग्रिड वाइज दे दिया तो यू कैन गिव द ग्रिड नंबर, हॉरिजॉन्टल ग्रिड को ABCD बता दिया, वर्टिकल को 1 2 3 4 5 6 बता दिया। तो A1 A3 B3 B7 ऐसे आपके ग्रिड के लोकेशन हो जाएंगे। तो उस तरीके से दैट बिकम योर वेल कोड। वंस यू गेट द वेल कोड, उसके बाद आपको पता है कि वेल इन्वेंट्री आपने किया था, तो उस जो जो भी ऑब्जर्वेशन वेल हमारे हैं, सारे ऑब्जर्वेशन वेल का हमें वेल इन्वेंट्री करके सिंगल टाइम पे उसका कंप्लीट बायोग्राफी डेटा हमें रख लेना है। और उसके बाद फिर हमें उसको मॉनिटरिंग करना है। तो मॉनिटरिंग में डेट जो है वो इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है कि डेट के आधार पे यू कैन एसेस वेदर इससे प्री मानसून पोस्ट विंटर और कब का ये आपका डेटा है। टाइम भी आप देख सकते हैं, सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, जो भी है। तो इट गिव्स फॉर द एक्यूरेसी, क्योंकि टाइम की जो बात है मैन्युअली हम शायद ज़्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन जब ऑटोमेटिक इक्विपमेंट लेते हैं तो दे आर मॉनिटरिंग द टाइम। तो कभी कभी टाइम को इसलिए भी लोग देख रहे हैं कि पंपिंग हो रही है। तो पंपिंग जब हो रही है तो कितने समय के बाद एक कुएं का पंपिंग दूसरे कुएं की वाटर लेवल को इन्फ्लुएंस करता है। तो टाइम फैक्टर जो है ग्राउंड वाटर लेवल में उसका ड्रॉ डाउन मॉनिटर करने के लिए और रिचार्ज मॉनिटरिंग करने, जब पंपिंग टेस्ट करते हैं तो टाइम बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बट सीजनल मॉनिटरिंग में इसका इतना महत्व नहीं होता है। लेकिन कभी कभी जैसे ऑटोमेटिक वाटर लेवल मशीन जो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, जैसे काइंड ऑफ द मशीन, वो प्रेशर बेस मॉनिटरिंग करता है। और वो उसको आप टाइम सेट कर सकते हो कि दैट कैन मॉनिटर एज अ 10 मीटर इंटरवल भी देख सकता है, एक दिन के इंटरवल पे भी देख सकता है, और एक महीने के इंटरवल पे भी वो रिकॉर्ड कर सकता है। इसका यही है कि जितना हम ऑटोमेटिक इक्विपमेंट की ओर जाते हैं वो पावर बेस्ड रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपने बहुत ज़्यादा डेटा लिया तो उसका पावर जल्दी खत्म हो जाएगा, और पावर आपने बदला नहीं है तो आपका डेटा आना कम हो जाएगा। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एनर्जी सप्लाई ऑफ दिस काइंड ऑफ द इक्विपमेंट्स ऑल्सो। बट मैन्युअली जब बात होती है तो वो कुछ चीज़ें ज़्यादा आती नहीं है। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हो सके उतना ऑटोमेटाइज जो है उसके नंबर्स कम रहे, इजीली एक्सेसिबल रहे, और सस्टेन सफिशिएंटली 5 से 6 साल तक हमको
डेटा देते रहे, क्योंकि ये इक्विपमेंट काफी महंगे आते हैं। जैसे ये साइड में दिखाया हुआ इक्विपमेंट है, उसका कॉस्ट 1.5 से 2 लाख रुपया है। तो अगर मान लीजिए कोई इक्विपमेंट का सेंसर बेस्ड इक्विपमेंट रहते हैं, तो सेंसर में बदलाव आ गया तो सेंसर रिप्लेस नहीं होता है, यू हैव टू रिप्लेस द होल इक्विपमेंट, होल इंस्ट्रूमेंट और इटसेल्फ। तो ऐसे करके आपको फिर डेटा का मोड, डेटा कलेक्शन मैन्युअल किया, डेटा लॉगर से लिया है, वो मेंशन करना है। फिर उसके बाद वाटर लेवल की डेप्थ, क्योंकि ज़्यादातर हम डेप्थ मेजर कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर हमारे पास उस जगह का AMSL से हमें जगह की लेवल पता है, ग्राउंड ग्राउंड लेवल की RL पता है, तो ग्राउंड वाटर की RL में से स्टेटिक वाटर लेवल को माइनस करके रिड्यूस वाटर लेवल भी हम वहाँ लिख सकते हैं। लेकिन रिड्यूस वाटर लेवल की जो कैलकुलेशन करनी है, मेरा एडवाइस ये रहता है कि आप सिर्फ वाटर लेवल का डेप्थ ले लो, देन बे आप कंप्यूटर पर डेस्कटॉप पे इसको करो, ताकि आप एरर को काफी मिनिमाइज कर पाए। क्योंकि वाटर लेवल डेप्थ एंड रिड्यूस वाटर लेवल दोनों एनालिसिस में अपने अपनी जगह पे अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं। और जब भी आप मॉनिटरिंग के लिए जाते हो, तो हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने कुछ नया ऑब्जर्व किया या कुछ नई चीजें आपको मिली, तो आपको आपके रिमार्क्स में वो चीजों को लिख देना है, सो दैट कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर अगर आपके रिकॉर्ड में आता है, नोटिस में आता है, तो यू कैन जस्टिफाई कि हाँ यहाँ पे ये चीजें हैं। तो ऐसी परिस्थिति को फिर फर्दर रेक्टिफाई करने के लिए, जैसे आगे बताया कि मैन्युअल चेक करना है, तो कुछ भी करना है तो मतलब वेरिफिकेशन की एक व्यवस्था आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो डेटा रिफाइनमेंट, डेटा एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए यू हैव टू यूज ऑल द 3-4 एस्पेक्ट। जैसे वाटर लेवल मेजरमेंट या रिकॉर्डर से आप करते हो, तो वो सबसे ज्यादा रिलायबल एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। बट अगर मान लीजिए कि भुज के, कच्छ के कोई एक गांव में बैठा हुआ एक लड़का वो डेटा लेके कर रहा है, तो उस डेटा को दिल्ली में बैठा हुआ साइंटिस्ट को करना है, तो ही विल नॉट इमिडिएटली फेथ ऑन द भूजल जानकार। बट अगर हमने उसके साथ में वाटर लेवल रिकॉर्डर के डेटा भी उसको टेलीमेट्री से सप्लाई किया है, तो ही कैन रिलेट, एंड रिलेशन रिलेट करने के बाद ही कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे ये भूजल जानकार ने डेटा कलेक्ट किया है, जिसने 20 वेल का कर रहे थे, जिसमें से 17 वेल आर मैचिंग विद दिस, 3 वेल में भी नॉट मैचिंग। हो सकता है उसकी वजह है कि जब बंदा मॉनिटरिंग के लिए गया उससे पहले ही फार्मर ने पंपिंग कर लिया था, डिवाटरिंग कर दिया, तो गलत रिकॉर्ड भी उसको मिल सकता है। बट ये इस तरीके का एक्यूरेसी मेजर आपके पास में है, तो आप डेटा की एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं, डेटा की क्वालिटी को भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ओके, वाटर लेवल मॉनिटरिंग की बात पे कुछ किसी को रिफ्लेक्शन, किसी का बात करना है? किसी ने किया है आज तक मॉनिटरिंग? अगर थोड़ा अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा अच्छे से इसको डिस्कशन के माध्यम से आगे लेके जा सकते हैं। आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने डेफिनेटली मॉनिटरिंग के ऊपर अटेम्प्ट किए हैं। उनको क्या चैलेंजेस आती है और क्यों आती है, अगर वो थोड़ा मेंशन करें, तो हम उसके ऊपर 2-5 मिनट डिस्कशन कर सकते हैं। यस प्रसून भाई, आपने कुछ बोला लेकिन समझ में नहीं 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 आया। मैम, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये वहां पे जो वेल इन्वेंट्री हुई उसके बाद इतना डिटेलिंग में फील्ड में अभी किया नहीं है। दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अभी इतना डिटेल में किया नहीं है, बट वील हैव टू। ये मैं कह रहा ओके, तो मतलब वेल इन्वेंटरी करने के बाद ही ये प्रक्रिया को आगे ले जाना है, ताकि हमें पता चले कि हमने पूरी डाइवर्सिटी को कैप्चर कर रहे हैं। एनीबडी एल्स? हाँ हाँ यस योगेश अजय। भाई, हम लोगों ने जब पानी फाउंडेशन का हम इम्पैक्ट इवैल्यूएशन कर रहे थे, तो उनका अलग अलग गांव में काम हुआ था। तो एक्वा डैम के साथ हर गांव में हमने मतलब उस टाइम हमने वाटर शेड को कंसिडर करके वेल का सिलेक्शन किया था कि अपर में, एक मिडल में और एंड में। तो जैसे गांव का वो वाटर जिस एरिया में काम हुआ है वो कवर हो जाए और उसका क्या इफेक्ट हुआ है जो कुछ रिचार्ज पे, तो वो थोड़ा निकालना था। तो ऐसा एक हमने उस टाइम, मतलब ये 5-6 साल पहले ये एक एक्टिविटी की थी उस टाइम। तो उसमें हमने ऑलमोस्ट
छः या सात डिस्ट्रिक्ट के कुछ विलेजेस, 8 8 10 10 विलेजेस सिलेक्ट करके उस डिस्ट्रिक्ट का क्या चेंजेस आया है, तो ऐसा एक किया था। तो उसमें प्री पोस्ट मानसून ऐसे 2 साल का डेटा ऑलरेडी वो लेते थे, उस डेटा को लेके एनालिसिस किया था। एनीबडी और एल्स? योगेश भाई, यहाँ पर आप पोरबंदर में भी अभी बस रिसेंटली जो पोस्ट मॉनसून का मॉनिटरिंग चालू है, तो मेरा तो बस यही अनुभव रहा है। वेलेंट्री के बाद ये मॉनिटरिंग में पोस्ट मॉनसून का भी चल रहा है यहाँ पर पोरबंदर ब्लॉक में। ओके, यस कुणाल। हाँ योगेश भाई, जैसे अजय ने कहा, तो क्योंकि मैं भी, मेरे गांव में भी हम तब पानी फाउंडेशन में काम कर रहे थे, तो अ, हमने भी डेटा लिया, बट वही था कि एक आया था कि 2 3 वेल्स का डेटा लेना है, तो वो कितना विलेज वाइज स्प्रेड थे, कितने मतलब सैंपल साइज बराबर था या नहीं, वो मुझे नहीं पता था। तब जस्ट हम लोग सिर्फ मेजरमेंट्स करके हम लोग डेटा दे रहे थे विलेजर्स के थ्रू। बट यही था कि उसका साइंटिफिक एविडेंस की स्प्रेड है या नहीं, वो बराबर कैप्चर कर रहा है नहीं। और मोस्टली ऐसा था कि मोस्ट बहुत ज्यादा इंटरवेंशन ये सब सरफेस मतलब वाटरशेड के इसके थे। और फिर हम लोग रिजल्ट देख रहे थे मोस्ट ऑफ देम कि हाँ कितना रिचार्ज हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा। तो वो थोड़ा जो कनेक्शन था कि जिसमें प्रीवियसली भी हमने कहा कि हाँ एक्वीफर सिस्टम या फिर ग्राउंड वाटर के दिशा से वो प्लानिंग नहीं था, वो सरफेस वाटर का पूरा किया था। और फिर हम जब रिसर्च रिजल्ट्स के लिए सरफेस वाटर तो देख ही रहे थे, बट फिर दे हैव गॉन टुवर्ड्स ग्राउंड वाटर मेजरमेंट। ओके। ठीक है, अच्छी बात है। मतलब कुछ ना कुछ मॉनिटरिंग के लिए आपने किया है। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा आपका और अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो सेकंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग का, वो है उसकी क्वालिटी मॉनिटरिंग करना। तो जो वेल को हम वाटर लेवल के लिए ऑब्जर्व करते हैं, उसी वेल को हमें ग्राउंड वाटर क्वालिटी के लिए भी मॉनिटर करना है। मैं यहाँ पे एक चीज को थोड़ा फ्लैग कर दूं कि मॉनिटरिंग जो है हमारे पास में दो तरीके से हमें इस्तेमाल। तो एक होता है कि मुझे कुछ करना है, प्लान करना है, उसके लिए डिसीजन लेना है। और दूसरा, मैं कुछ कर रहा हूँ, उसके बीच में मुझे डिसीजन लेना है। एज पर एग्जांपल, अगर विंटर सीजन में मैं एग्रीकल्चर करना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या फसल लगानी चाहिए, उसके लिए मेरा मॉनिटरिंग मुझे करके एनालिसिस करना है। एंड जब मैंने फसल लगा ली, तो फसल लगाने के बाद मुझे उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। उसको कब न्यूट्रिएंट देने हैं, कब फर्टिलाइजर देना है, कब इरिगेशन देना है, उसके लिए मुझे कुछ मॉनिटरिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज को जानबूझ के अभी लिया नहीं है। दैट पार्ट इज ए सॉइल। सॉइल का जो क्वालिटी एंड सॉइल में मॉइस्चर, ये दो चीजों को हमें मॉनिटर करना है, जो हमारे प्रैक्टिस लेवल पे बात करती है। तो मैं अभी उसको ज्यादा स्पर्श नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं ये बोल रहा था कि जो डिसीजन हमें लेने हैं मॉनिटरिंग करके, एक है हमारा प्लानिंग के लिए। तो मैं आज जो बात कर रहा हूँ, जो हमें मेजर प्लान करना है, मेजर स्ट्रेटेजी बनाना है या इंटरवेंशन डिजाइन करना है, उसके लिए है। दूसरा, जब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लान को, तो प्लानिंग के दौरान हमें बहुत सारी चीजों को मॉनिटर करना होता है। खास करके जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम, तो हमारा सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए देखना है, तो सॉइल पे क्या इम्पेक्ट होता है, सॉइल में कब पानी देना है, तो उसका भी एक मॉनिटरिंग पूरा आता है। तो दैट्स फार्म लेवल का मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग की बात आती है। मैं अभी ओवरऑल हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग फॉर द प्लानिंग के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसमें जैसे हम वाटर लेवल का बात किया, ऐसे ही ग्राउंड वाटर क्वालिटी भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसमें जो वेल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी वेल का हमें यहाँ पे लेना है। इसलिए मैंने उसको अलग से सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं दिया है, क्योंकि उसके उसी में सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया आ जाते हैं। तो उसी कुएं का हमको सैंपलिंग लेना है, और खास करके केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर
एसेस करना है, उसमें आते हुए बदलाव को देखना है। उस पूरी प्रक्रिया में दो तरीके के पैरामीटर्स होते हैं। एक है आप रैपिडली एसेस कर लो, जैसे ECPA TDS, उसके लिए आजकल मार्केट में पोर्टेबल इक्विपमेंट भी अवेलेबल है। तो एक ऑन ऑन साइट आप उसका एक रिकॉर्ड ले लो, ताकि एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि व्हाट इज रियल सिचुएशन। उसके बाद उस पर्टिकुलर वेल में से सैंपल लेके उस सैंपल को आप लेबोरेटरी में देके एनालिसिस करवा सकते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव, जैसे मान लो कि ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी आपको देखना है, इरिगेशन वाटर क्वालिटी देखना है, तो हम जब वाटर क्वालिटी की बात करें तब हमने वाटर क्वालिटी इंडेक्स में दोनों के इंडेक्स के बारे में बताया था। तो उसके जो भी पैरामीटर्स हमें उसमें एसेस करना है। तो बाय एंड लार्ज देखा जाए तो ECPA TDS आदि रैपिड असेसमेंट है। मेजर एनायन एंड मेजर कैटायंस जो है वो आप लेबोरेटरी में कर सकते हो। और भी ज्यादा पोल्यूशन वगैरह कुछ इश्यूज है तो उसको आप हैवी मेटल वगैरह लेके फर्दर और एडवांस लेबोरेटरी में इसको आप भेज सकते हो। कंटामिनेशन एंड माइक्रोबियल एक्टिविटीज, माइक्रोबियल स्टेटस भी जानने के लिए आप इसको ले सकते हो। वो पूरा ग्राउंड वाटर क्वालिटी एसेस करने के लिए आपका मेथड तो सैंपलिंग करना है। जो वाटर लेवल में सैंपलिंग की बात है, यहाँ पे सैंपलिंग करना है। अब सैंपलिंग ऐसी चीज है कि जब आप सैंपल लेते हो तो आपका जो कंटेनर है उस कंटेनर को आपको ध्यान से देखना है कि उस कंटे जो भी पानी सैंपल लेना है पहले उसी पानी से उस कंटेनर को धो देना है। धोने के बाद आपको लेना है ताकि वो कंटेनर में कोई प्री ऑक्यूपाइड केमिकल वगैरह है तो वहां से निकल जाए। और कुछ साफ करने के बाद जो ही बचेगा वो उसी पानी का ही बचेगा। तो 2-3 बार उसको धोने के बाद सैंपल हमको इसमें कलेक्ट करना है। एक दूसरी चैलेंज आती है कभी कभी, क्योंकि वाटर लेवल मेजरमेंट करने के लिए ट्यूबवेल में हमारे पास स्पेस नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि उसके नियर बाय एरिया का ट्यूबवेल में वाटर लेवल मेजर करते हैं। बट सिंस इट इज स्टेगनेंट, तो कभी कभी क्या होता है, स्टेगनेंट होने की वजह से रियल अक्विफर में जो पानी है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, वो आर्टिफिशियल कंसंट्रेशन वहाँ पे होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो वाटर लेवल मेजर किया है जिस वेल का, तो उसके वेरिएस एकदम नियरेस्ट वाला वेल या बोरवेल है उसमें जो पंपिंग होती है तो उस पंपिंग से सैंपल लेना है। और हम उसको ये मान के चल रहे हैं कि दिस वाटर क्वालिटी इज रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर ग्रीड और दिस पर्टिकुलर वेल की एरिया का रियल ग्राउंड वाटर क्वालिटी है। तो सैंपलिंग जो है वेल से लेना है, स्प्रिंग से लेना है। कभी कभी अभी ऐसे सेंसर भी आए हैं जो इन सिटू सेंसर आप रख के वाटर क्वालिटी को आप मेजर कर सकते हैं। उसमें खास करके इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए सेंसर आए हैं। कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए भी सेंसर्स मार्केट में अवेलेबल है, वो आप रख सकते हो। जैसे हमने ग्राउंड वाटर लेवल के लिए रखा है उसी तरीके से हम यहाँ पे क्वालिटी के लिए भी हम सेंसर को रख सकते हैं। देन कलेक्टेड सैंपल को हमें लेबोरेटरी में ले आना है। और एक चीज ये है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी को, अगर माइक्रोबियल कंटामिनेशन को देखना है तो उसके कंटेनर स्पेसिफिकली डिजाइन कंटेनर होता है, उसको आइस बॉक्स में फिक्स करके लाना पड़ता है। तो किस उद्देश्य से आप वाटर क्वालिटी एसेस करना चाहते हैं उस उद्देश्य से आपको उसका वाटर सैंपल कलेक्शन मेथड भी अलग अलग रहती है। बट बाय एंड लार्ज हम लोग एनायन कैटायन उसके लिए करते हैं। तो नॉर्मली वी आर यूजिंग द छोटे बॉटल्स जो रहते हैं प्लास्टिक के, तो वो बॉटल को लेके, हाँ एक चीज ध्यान में रखना जरूरी कि सैंपल आज आपने कलेक्ट किया है तो कोशिश ये करना है कि विद इन ए वीक उस सैंपल का पूरा एनालिसिस हो जाए। जितना लंबा खींचेगा उतना वो बॉटल में भी पड़े पड़े उसकी क्वालिटी में भी बदलाव आ सकता है। तो सैंपलिंग के इमीडिएट, और इसी तरीके से माइक्रोबियल का है तो विद इन 48 आवर्स यू हैव टू सबमिट द सैंपल टू द लेबोरेटरी, तभी जाके वो माइक्रोबियल एक्टिविटी का। और जब सैंपल भी आपने कलेक्ट किया तो सैंपल के साथ कुछ केमिकल आपको ऐड करना है ताकि नए माइक्रोब्स उसके अंदर डेवलप नहीं है, जो भी है वो वहाँ पे एस्टाब्लिश हो जाए। सेम वे हेवी मेटल्स के लिए भी ऐसे आता है कि आप जब सैंपल कलेक्ट करते हो तो सैंपल में आपको कुछ एडल्ट कुछ केमिकल ऐड करना है जो उसको वहाँ पे स्टेबलाइज करेगी, और वही स्टेबिलिटी है वो हम लेबोरेटरी में एनालिसिस करें। रैपिड असेसमेंट के लिए आजकल फील्ड लेवल पोर्टेबल मीटर्स आ चुके हैं। फील्ड किट्स भी है ताकि आप इमीडिएटली कुछ चीज़ों का आप एनालिसिस करके इमीडिएटली यूजर को आप इंफॉर्म कर पाओ। और खास करके जो हमारे जनरल यूज में देखा जाए तो बाय एंड लार्ज ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन के लिए हमें ज़्यादा पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में ये दो पैरामीटर को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम
जो वाटर क्वालिटी असेसमेंट जो है, इसमें ये इस क्वालिटी इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए पैरामीटर को सिलेक्ट करके, हाँ, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम नीड, जैसे अगर आप हर महीने पे वाटर लेवल मेजर कर रहे हो तो यू जस्ट मेजर द TDS एंड pH एवरी मंथ, एंड फिर देन डिसाइड कर सकते हैं कि सीजनल, हर सीजन में आप डिटेल केमिकल एनालिसिस करेंगे, डिटेल माइक्रोबियल एनालिसिस करेंगे, वो सीजनली कर सकते हैं, सो दैट वी कैन मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल मॉनिटरिंग। इसके भी फॉर्मेट्स है, जैसे डेट, सैंपल ID, pH, EC, TDS, टर्बिडिटी, मेजर एनायंस, कैटायंस आप उसमें रख सकते हैं, मेजर आयंस यहाँ रखते हैं, एंड एज यूजुअल रिमार्क कि कुछ आसपास में कोई बदलाव हुआ है तो आप उस बदलाव को वहाँ पे, और जब आप मॉनिटरिंग के लिए जा रहे हो तो आप रिमार्क वहाँ पे लिख दो। हो सकता है कि जैसे मान लो कि अगर एक कुआ था जिसको आप पिछले 10 साल से मॉनिटर कर रहे हो एवरी सीजन, वो उसके बहुत मामूली बदलाव आता था, लेकिन इस पर्टिकुलर आप गए और उस कुएं में आपने ड्रास्टिक बदलाव देखा कि वाटर क्वालिटी एकदम से इम्प्रूव हो गई, तो आपको ये क्लिक करेगा कि ये क्यों इम्प्रूव हुआ है। तो देन यू कैन सी आपका वो लोकेशन कहाँ पे है, हाँ, रिचार्ज एरिया में, डिस्चार्ज एरिया में, कोई पर्टिकुलर टेरेन में है, ये देख सकते हो। दूसरा ये भी है कि जब वाटर लेवल में आप देखा तो हो सकता है कि उस फार्मर ने वेल को गहरा कर दिया है, तो आप बहुत नीचे से पानी उठा रहे हो तो नीचे का पानी अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, तो ये भी इसमें बदलाव हो सकता है। या कोई रिचार्ज स्ट्रक्चर बन गया तो रिचार्ज के चलते हुए उस पानी में बदलाव आ गया। तो अब जो भी कॉजेस है बदलाव के पीछे, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आप यहाँ पे रिमार्क में जरूर लिखना है, ताकि आप जब भी एनालिसिस करें, क्योंकि आप एक साथ में 1000 वेल का डेटा लेके आ रहे हो तो हो सकता है आप भूल सकते हो, तो इसीलिए जब आप और फील्ड में जाके रिकॉर्ड ले रहे तो आपको रिकॉर्ड्स को, रिमार्क को ले लेना है। सेम वे जिस तरीके से हम ग्राउंड वाटर लेवल के डेटा को मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर करने के बाद डेटा शीट में करते हैं, डेटा शीट को फिर हम गूगल फॉर्म में लगा के या एक्सेल में बना के हम एनालिसिस के लिए लेके जाते हैं, तो उसी तरीके से यही सीट को आपको मॉनिटर करना है, और इसी सीट को आप, एक सीट को ही कंसिस्टेंटली आपको देखना है, ताकि आपका जब डेट वेरी कर रहा है तो आपको पता चलेगा हाँ ये कौन सी समय का आपका सैंपल है। तो एक ही सीट में आपको डेटा को हर बार मॉनिटर कर रहे उसको रखना है, ताकि आपको एनालिसिस करना आसान हो जाए। उसके एनालिसिस के तरीके तो हम बाद में देखेंगे। थर्ड मोस्ट जो हमारे मॉनिटरिंग में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, वो क्लाइमेट का मॉनिटरिंग करना जरूरी है। क्लाइमेट में भी खास करके रेनफॉल, इवेपोट्रांसपिरेशन, सॉइल मॉइस्चर, स्ट्रीम फ्लो एंड द लैंड यूज। लैंड यूज की जब यहाँ पे बात करें तो वेजिटेटिव कवर्स की बात है। कभी कभी मान लो फ्लडिंग हो गया और पूरा का पूरा फॉरेस्ट गायब हो गया, तो दैट दैट इज अ क्लाइमेट मॉनिटरिंग। ये मैं एक्सट्रीम एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जब कभी हिमालय में काम करने की जरूरत पड़े तो यू हैव टू सी दिस ऑल्सो, स्ट्रीम फ्लो में ऑटोमेटिक एकदम से बहुत सारा डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, तो आपको ये पता चलेगा कि अपस्ट्रीम में कुछ हुआ होगा। तो ऐसे रिकॉर्ड हमें रखना है, बट बाय एंड लार्ज इन जनरल हम लोग रेनफॉल को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि रेनफॉल का सीधा संबंध होता है वाटर लेवल के फ्लक्चुएशन में एंड वाटर क्वालिटी के बदलाव में। तो लिंक ग्राउंड वाटर वेरिएशंस टू द सरफेस कंडीशन, कि बहुत सारी सरफेसियल कंडीशन है जिसके साथ में ग्राउंड वाटर का एक कनेक्टिविटी है। तो हमें पता चलता है, जैसे मान लो कि आपका जो ऑब्जर्वेशन वेल है वो फ्लड प्लेन एरिया में है, और आपको पता चला कि अपस्ट्रीम में तो भले इतनी बरसात हुई लेकिन ये हर बार ये फ्लड में इनंडेटेड हो जाता है। तो रेनफॉल कितनी हुई और रेनफॉल के हिसाब से फ्लडिंग कितना हुआ और उसके हिसाब से आपका पानी कितना आया, तो वो सरफेस कंडीशन और वो आप रेनफॉल के मॉनिटरिंग के डेटा के साथ आप देख सकते हो। और अगर आपके पास कंसिस्टेंट डेटा है तो यू कैन ऑल्सो एसेस कि ओके इस तारीख को बरसात हुई तो 10 दिन के बाद हमारा वाटर लेवल में बदलाव आना शुरू होता है, वाटर क्वालिटी में बदलाव आना शुरू होते हैं। तो ज्यादातर रेनफॉल इवापोट्रांसपिरेशन जो हम इवापोरेशन वगैरह की बात किया, लेकिन इसके लिए हमको उस टाइम पे जब बात किया था तो लैंड कवर, किस तरीके का वेजिटेशन कवर आपके वहां पे है, उसको आपको सीजनली देखना है, सो दैट यू कैन एस्टिमेट द इवापोट्रांसपिरेशन। मैंने यहाँ पे इवापोट्रांसपिरेशन के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम बहुत बात कर चुके हैं इसके लिए।
हाँ, सोइल मॉइस्चर की यहाँ पे थोड़ा हम बात कर सकते हैं, क्योंकि सोइल मॉइस्चर विद इन द सीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि खरीफ सीजन में स्पेशली जब दो शावर के बीच में, दो रेन शावर के बीच में अगर बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो सोइल का मॉइस्चर कम हो जाता है, तो वहाँ से लोग ग्राउंड वाटर उठाना शुरू करते हैं। तो कभी कभी ग्राउंड वाटर में आने वाला बदलाव प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून में हर बार जरूरी नहीं है कि आपका रिचार्ज ही हो। बरसात से इनपुट डेफिनेटली मिलता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा बरसात हो गया, एवरेज एनुअल रेनफॉल से 4 गुना भी बरसात हो गया, लेकिन वो टाइमली बरसात नहीं है, तो आपने ग्राउंड वाटर को लिया है, हैवी रेनफॉल होने की वजह से आपका रन ऑफ ज्यादा हो गया था, और इसीलिए पोस्ट मानसून में आपका वाटर लेवल प्री मानसून से भी नीचे गया दिख सकता है। तो दिस काइंड ऑफ द रिकॉर्ड, जो रेनफॉल के रिकॉर्ड के साथ हम ये चीज़ों को कंपेयर करना है। तो हमारा जो मॉनिटरिंग है वो सिर्फ आइसोलेशन में नहीं है, वो पूरा इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग है। तो रेनफॉल रेनफॉल के साथ वाटर लेवल के साथ वाटर क्वालिटी, पंपिंग वगैरह चीज़ों भी हम मॉनिटर करेंगे। देन सोइल मॉइस्चर ऑल्सो। तो ये चीज़ों को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, जो क्लाइमेट एंड रिचार्ज के लिए एंड क्लाइमेट की रिचार्ज के लिए क्लाइमेट के पैरामीटर्स है। इसको मॉनिटर करने के लिए कुछ जो टूल्स है, एक तो रेन गेज इज इजीएस्ट अवेलेबल, इजीएस्ट मेजरेबल, और हर एक आदमी इससे मेजर कर सकता है। तो सिंपल सा रेन गेज अगर आपने हर गांव में एक लगा दिया है, कभी कभी जैसे अभी की मैं एग्जांपल दूं, मैं कल ही मेरे गांव में गया था, तो पिछले अक्टूबर में जब 28 25 26 या 27 अक्टूबर को जब बरसात हुई, तो मैंने पूछा कि भाई रेन गेज लगा कितना बरसात हमारा रिकॉर्ड, उसमें मिला कि हमारे यहाँ एक भी बूंद बरसात की नहीं गिरी, लेकिन 3 किलोमीटर दूर सराउंडिंग एरिया के 3 साइड के गांव में सब में बरसात आई थी, और 2.5 से 3 इंच का बारिश हुआ है। तो अगर आप हर विलेज में एक रेन गेज लगाते हो, तो यू हैव अ गुड डेटा कि भाई ओके इतना माइक्रो लेवल पे रेन गेज, एंड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भी आज मार्केट में अवेलेबल है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि विलेज वाइज रेन गेज जो कि 3,500 4,000 में आता है, वो सस्ता इक्विपमेंट आप लगा के, और कोई भी लोग इसको देख सकते हैं, और 7 8 गांव के क्लस्टर के बीच में एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा लिया, तो आप ओके, शिवानी ने लिखा है कि उसने अपने प्रोजेक्ट एरिया में इसको रखा है। ओके फाइन। हाँ, तो रेन गेज, वेदर स्टेशन और रिमोट सेंसिंग डेटा भी रहता है। तो जैसे मान लो कि आप रिमोट सेंसिंग के इमेजेस लेके भी आप उसको मेजर कर सकते हो पीरियोडिकली। तो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, बट ये वेदर स्टेशन एंड रेन गेज दोनों को कॉम्बिनेशन में अगर हम अच्छी तरीके से रखते हैं, मॉइस्चर मीटर लेके विलेज में भूजल जानकार को देते हैं, तो ये तीन तीन इक्विपमेंट के माध्यम से हम अच्छा खासा डेटा ले सकते हैं, और उस डेटा को फिर लिंक करना है कि हमारे जो बदलाव हो रहे हैं ग्राउंड वाटर लेवल क्वालिटी में, तो इसका क्या प्रभाव उस बदलाव पे हो रहा है। उसको भी आप डेट वाइज सिंपल मेजर करना है, रेनफॉल का मॉनिटर कितना मिलीमीटर हुआ है, इसके सोर्स आपको लिखना है। कभी कभी ब्लॉक लेवल पे भी अवेलेबल है। अभी तो डिजास्टर मैनेजमेंट सेल हर स्टेट में है, तो हर स्टेट डेट वाइज पूरा रिकॉर्ड रखता है ब्लॉक लेवल पे। तो आपको ये देखना है कि हो सकता है कि आप यू कैन नॉट अफोर्ड द ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, क्योंकि वो शायद कॉस्टली होता है। तो आप आईएमडी का या नियर बाय ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, जैसे पोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट होता है, IMD के ऑब्जर्वेटरी होता है, तो वो राउंड द क्लॉक दे आर द कलेक्टिंग द वेदर डेटा। तो उस डेटा को लेके आप यहाँ पे डाल दीजिए, आपके गांव के डेटा को भी आप इसके अंदर डाल दीजिए। तो लोकेशन वाइज रेन गेज और उसके नियर बाय एरिया में रहा आपका ऐसा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, आपने खुद लगाया है, तो यू कैन ऑल्सो पुट, सो दैट जैसे ग्राउंड वाटर में डेटा का एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी इज इम्पोर्टेंट, उसी तरीके से इसका भी डेटा को आप ऑथेंटिकली देखना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैन्युअल रिकॉर्डिंग में क्योंकि रेनफॉल रेन गेज जैसे जो इक्विपमेंट है वो छत पे रहते हैं, तो जब साइक्लोनिक रेन आता है तो बहुत सारी हवा चलती है, तो यू कैन नॉट अप्रोच द योर टेरेस ऑल्सो। तो उस टाइम पे डेटा में एरर आने की बहुत सारी गुंजाइश रहती है, और आपका रेन गेज का भी कैपेसिटी हो सकता है कि भाई कुछ लिमिट के बाद उसका उसमें आप मॉनिटर नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बरसात हो गई तो एरर आ सकती है। तो आपके नियर बाय एरिया में आप है,
तो उस एरर को आप रेक्टिफाई कर सकते हो। उस एरर का परसेंटेज कितना है वो आप देख सकते हो। तो एरिया से मतलब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एक जगह पे लगा है, तो आप देखिए कि उसके 3 किलोमीटर रेडियस में कितने रेन गेज थे, उसमें कितना बरसात आया, 5 किलोमीटर रेडियस में कितने थे, 10 किलोमीटर में कितना था। तो ये नॉर्मली रहता है। और बाय एंड लार्ज हाइड्रोलॉजिकल जो सिनारियो रहता है उसमें ये बताया गया है कि 8 किलोमीटर का जो रेडियस रहता है उसमें नॉर्मली एक तरीके का बरसात होता है। तो ज्यादातर जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है वो 8 किलोमीटर रेडियस तक की एक्यूरेसी पे काम करता है। तो आप 8 किलोमीटर रेडियस में एक एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और उसके उसमें आने वाले हर गांव में एक एक रेन गेज लगाते हैं, तो यू कैन हैव ए मच बेटर आइडिया ऑन द रेनफॉल वगैरह में। और इस डेटा का अगर पीरियोडिकली और टाइम सीरीज में आपके पास डेटा है तो पास्ट डेटा को देख के आप उसका इंटरप्रिटेशन करके एडवाइजरी भी आप उसके साथ डेवलप कर सकते हैं। इज वेरी मच इन एडवांस स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। हमें आज इसके ऊपर ध्यान देना जो नहीं, बट अगर डेटा कैप्चर करते हैं तो ये डेटा काफी उपयोग में आता है। सिंपलेस्ट में बताऊं, अगर मान लीजिए कि कैलेमिटी हो गई और सरकार को किसी ग्रांट भी देना है या सहाय देना है, तो ये डेटा को आधार बना के वो देता है। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी इसके लिए देता है। तो आजकल बहुत सारा क्लाइमेट रिलेटेड डेटा मॉनिटरिंग मार्केट में भी है, बट उसको लोकलाइज करने के लिए उसी सिस्टम के साथ अगर हमारा लोकल ऑब्जर्वेशन जैसे रेन गेज लगा दिया, मॉइस्चर मीटर लगा के कर लिया, तो देन वी कैन हैव ए फुल प्रूफ लोकल टू रीजनल लेवल का एक अच्छा डेटा सेट हमारे पास में रहेगा और उसको हम देख सकते हैं उसके आधार पे क्या ग्राउंड वाटर में बदलाव हो रहे हैं। योगेश भाई, हम इसमें मुझे ये समझना था कि हम जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट करते हैं, हो सकता है आप एसीपी ने भी जब ये डेटा को कलेक्ट किया तो गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट करती है, या वो भी वो डेटा को वैलिडेट नहीं कर पाती, मतलब नहीं करती है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे वाटर क्वालिटी का डेटा अगर हम अपने पीएचडी पे के पास हम जाते हैं या हम अपना शेयर करते हैं, तो वो जनरली दे अवॉइड टेकिंग दोज डेटा एंड दे से कि हम अपना ही डेटा यूज करेंगे। तो वो चैलेंज हम कैसे इसमें हाउ डू वी एड्रेस दैट पार्ट? यस, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन प्रसून भाई। एक्चुअली शुरू में हमको भी ये चैलेंज आ रही थी कि गवर्नमेंट वाज नॉट रेडी टू टेक अप दिस डेटा। तो जब अटल भूजल योजना आई तो हमने क्या किया कि हमारा मॉनिटरिंग नेटवर्क और पूरी व्यवस्था को हमने उनके साथ में बताया। तो उस प्रोग्राम में ही इसको एम्बेड कर दिया गया। तो उसी में अभी ओके, यही ओके। जल योजना में गांव के कम्युनिटी सीआरपी थे, तो सीआरपी ने डेटा लिया, पोर्टल पे डाल दिया सरकार के। सरकार ने रेन गेज के साथ कंपेयर किया, उन्होंने पीजोमीटर भी लगाया। तो हम्म। सीआरपी ने 10 वेल को मॉनिटर करके डेटा डाला और एक उसी गांव में एक जी। पीजोमीटर भी था। तो दोनों को लेके तो पूरा इसके लिए क्या करना है कि यू हैव टू डिफाइन द अप्रोच मॉनिटरिंग की, और मॉनिटरिंग की अप्रोच को प्रोग्राम में एम्बेड करने की जरूरत है। तो क्या होगा कि ओके। ये पूरा दैट्स व्हाई द पार्टिसिपेटरी हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग हैज हेल्प। मतलब हम्म। शुरू में ये भी हुआ था कि द फर्स्ट, लेट मी एक्सप्लेन, 2010-12 में जब पहली बार जब नेशनल एक्वीफर मैपिंग की बात आई, उस टाइम पे जी। हमने सबको डाला था कि भाई कम्युनिटी के पास भी ये नो हाउ रहता है और इसको हम्म। कैसे करना। उनको डर ये था कि कम्युनिटी कुछ भी दे सकता है। तो हमने बोला कि जी। कम्युनिटी कुछ भी नहीं, तो उसके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रोसेस है, यू टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी। आप कम्युनिटी में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, और उस ट्रेनिंग देने के बाद आप उसका डेटा को लीजिए। तो अगर आपने हम्म। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया तो ट्रेनिंग में हम लोगों को भी बुलाया था, तो हमने भी ट्रेनिंग दिया, उन्होंने भी ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद उनको एक विश्वास है, हाँ ये कर सकते हैं। तो देन दे एंगेज द भूजल जानकार कि भाई आप ओके, हमको एक्वाफोर मैपिंग के लिए डेटा देके दो। तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट था कि जिसमें उन्होंने रिकग्नाइज किया कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अभी आप देखेंगे तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में एक ट्रेनिंग मैनुअल बना है। इनफैक्ट द ओके। ट्रेनिंग वी हैव प्रिपेयर एंड वी हैव गिवन टू देम। तो उन्होंने ट्रेनिंग मैनुअल में थ्री टायर, 3 अलग अलग लेवल के लोगों का ट्रेनिंग भी उन्होंने एम्बेड किया।
तो उस ट्रेनिंग के ओके। साथ अगर हम जोड़ देते हैं अपने ग्रास रूट लेवल के लोगों को, और उन्होंने अगर ट्रेनिंग लिया है तो देव सर्टिफाइड पर्सन अच्छा। आएगा तो वो उनको रिकग्नाइज। तो यू टू डिफाइन द प्रोसेस फर्स्ट। एक्यूरेसी तो राइट। है आपके, बट अगर उसको विश्वास दिलाना, जैसे इसे बुलाना कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच आता है तो ट्रस्ट खुद ब खुद बिल्ड हो जाता है। तो उसी को फिर पूरा सिस्टम करके दिया कि ये आपका ट्रेन बंदे ने सैंपल कलेक्ट किया, उस सैंपल कलेक्ट करने के बाद आपके बंदे की लेटर पैड या आपके इंस्टीट्यूशन के लेटर पैड के साथ ये डेटा, ये सैंपल गए इस पर्टिकुलर लेबोरेटरी ओके। एनालिसिस, और वो एनालिसिस आके अगेन दिस फेलो हैज फीड इट इनटू योर पोर्टल, और वो पोर्टल पे आपका पास डेटा आ गया। राइट। तो कंट्रोल रखा इसको मेजर करने के लिए। तो उस ऐसा करते हुए काफी, जैसे मान लो कि अटल भूजल योजना में कम से कम पहले जब अटल भूजल योजना शुरू हुई होगी तो आई एम श्योर मुझे मांडवी तालुका के जो हमारे 40 विलेजेस जो थे उसमें हार्डली उनके पास 10 से 12 वेल का डेटा था। ओके। ओके। बट एट द एंड ऑफ हम्म। अटल भूजल योजना वहां पे कम से कम 250 वेल 300 वेल का डेटा है, और 40 के आसपास पीजोमीटर का डेटा उनके पास में गया। उसी तो वो तरीके से कंपेयर करके वैलिडेट कर सकते हैं, उसको कंपेयर करके वैलिडेट भी कर सकते 40 विलेज का डेली रेन गेज का डेटा गया, तीन सौ हैं। पैंसठ राइट। दिन का नहीं लिख के भी डेटा वहां पे गया ओके। है। ओके। तो उन्होंने ओके। जब ब्लॉक लेवल पे जो आईएमडी का ऑब्जर्वेटरी था उसके साथ में, राइट। तो दैट्स व्हाई द पार्टिसिपेटरी हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग। तो आपको धीमे धीरे सिस्टमेटिकली इन चीजों को कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन के साथ लिंकअप करना है, एंड दैट लिंकेज इज कैन हेल्प बेटर वे कि भाई इस डेटा के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो और इसको आप राइट। देख सकते जी, ठीक है। done। हो। कोई और? योगेश भाई अच्छा, यस। योगेश भाई मुझे एक सवाल है कि हाँ बोलिए। अभी फॉर एग्जांपल हम वाटर पे काम करेंगे तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आई गो टू द कम्युनिटी फॉर वाटर पार्टिसिपेशन इन वाटर, राइट? फिर और कोई संस्था होगी वो कुछ और काम को लेके आएगी। सो हाउ डू वी कीप द कम्युनिटी मोटिवेटेड, और कम्युनिटी का कमिटमेंट कितना तक होता है? बिकॉज आजकल सारे एनजीओज मैक्सिमम अलग अलग क्या बोलते हैं स्पेशलाइज्ड एरिया में काम करते हैं, एंड समवेयर कम्युनिटीज को भी लगता होगा कि हम कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट करते फिर। ये थोड़ा सोशियोलॉजिकल ये है, बट स्टिल। इट्स वेरी गुड। अगेन बहुत अच्छा सवाल है विनय आपका। परसों जब मैं पुणे में था तो यही चीज पुणे में भी आई, क्योंकि लोगों ने मोटिवेट करने के लिए ऐसे बोला कि वेल का मॉनिटरिंग करना है, तो भूजल जानकार है या सीआरपी उसको बोला कि एक वेल का मॉनिटरिंग में आपको हम 50 रुपया देंगे, आप उसको मॉनिटर कीजिए। उसी तरीके से बहुत सारे जो हेल्थ वर्कर रहते हैं उसको कुछ मॉनिटरिंग करना है, एग्रीकल्चर के लिए भी मॉनिटरिंग करना, ये सब चीज़ें रहती है। तो कुछ कुछ प्रोग्राम में लोग फाइनेंशियल पार्ट को एम्बेड करते हैं, और वो एक लेवल का मोटिवेशन है। बट वो मोटिवेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि प्रोग्राम खत्म हो गया, आपका फाइनेंस रिसोर्सेज खत्म हो गया, तो वो मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। हाँ, उसका मोटिवेशन वहीं पे जीरो डाउन हो जाता है। तो इस परिस्थिति में तो हम लोगों ने एक अटेम्प्ट ये किया कि इनिशियल पार्ट जो है हमारे भूजल जानकार के माध्यम से डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। दे वो रेगुलरली वहाँ पे जाते गए, और साथ साथ में वो क्या करते गए कि जिसका डेटा था उसके साथ डिस्कशन। 1-2 साल तो शायद किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन तीसरे साल में पूछना शुरू किया लोगों ने कि क्या हो रहा है, बदलाव क्या आ रहा है। तो वो जब वो पॉइंट आ जाता है तो फार्मर का खुद का एक इंटरेस्ट इसमें आना, या तो जो ग्राउंड वाटर के सोर्स का ऑनर है उसका खुद का इंटरेस्ट आना इसमें शुरू हो जाता है। तो वो इंटरेस्ट शुरू होता है तब वो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी छुपी रहती है कि उसको ही हम उसके साथ में एंगेज करें। बट वो इंडिविजुअली एंगेज करना मुश्किल होता है उसके लिए। तो हमने दूसरा जो एक पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट ये लेके आए कि 10 से 15 किसानों का या फैमिली का ग्रुप बनाओ जो अपने रिसोर्सिस के साथ इस पूरी प्रक्रिया में आए, और गांव में ऐसे 3-4 ग्रुप है, ग्राउंड वाटर यूजर ग्रुप्स है। तो उनको धीरे धीरे आप मोटिवेट करो, धीरे धीरे ट्रेन करो, एजुकेट करो, डेटा देते जाओ। तो अभी क्या हो रहा है, कुछ जगह पे कुछ गांव में कुछ फार्मर को लगने लगा हाँ ये डेटा इज इम्पोर्टेंट, तो उन्होंने पूरी प्रोसेस हमसे सीखा। सीखने के बाद नाउ दे आर डूइंग दिस वॉलेंटरली।
वो वॉलंटरी करके जो उसका फैसिलिटेटर भूजल जानकर उसको डेटा सप्लाई करता है, और वो फिर वो भूजल जानकार उसको वैलिडेट करके रेक्टिफाई करके हमें सप्लाई करता है। तो ये एक अटेम्प्ट की शुरुआत की है, बहुत सारी जगह पे नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसी तरीके से जब वो डेटा का महत्व समझेगा तो वो डेटा कलेक्शन में अपना एक वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन देना शुरू करेगा। और उसके लिए हमें उसका मोटिवेशन ये करना पड़ेगा कि वी हैव टू सप्लाई सम इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट देना है, इंस्ट्रूमेंट देना है, उसको सिखाना है, उसका एनालिसिस उसको देना है, और एनालिसिस के साथ उसको प्लानिंग में सपोर्ट करना है। ये 2-3 साइकिल उसके साथ करेंगे, और ही और शी विल सी द बेनिफिट, देन दे विल अडॉप्ट, और फिर उसको आगे प्रक्रिया को ले जाएंगे। दिस इज वन वन ऑफ द अप्रोचेस। दूसरा अप्रोच जिसके बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ कि कैसे इसको आगे लाया जाए, लेकिन क्लस्टर लेवल पे या 30-35 गांव के क्लस्टर लेवल पे ऐसा एक सर्विस यूनिट अगर एस्टाब्लिश किया जाए कि जो सर्विस जो है वो जो ट्रेन जो फैसिलिटेटर भूजल जानकार है उन्हीं का एक ग्रुप बना के अगर हम एक स्मार्ट विलेज सर्विसेज जैसा कुछ वहाँ पे शुरू करें, एंड दिस पीपल विल स्टार्ट कि भाई जैसे मान लो वाटर लेवल मॉनिटरिंग का तो कोई उसको रिवॉर्ड नहीं देगा, लेकिन सॉइल क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी एनालिसिस करना है, उसके साथ और भी कुछ डिमांड साइड मैनेजमेंट में कुछ सप्लाई करना है, ये करना है, वो फैसिलिटेशन के साथ अगर जो जाते हैं नॉलेज एंड एडवाइस के साथ में, तो एक सस्टेन तरीके का एक अगर इस तरीके का इंस्टीट्यूशन वहाँ पे किया जाए तो ये डेटा का जो एक्यूरेसी वो हर घर नहीं हो सकता है इन्वॉल्व, हर गांव इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन गांव में से कुछ लोगों का ग्रुप बना के अब ऐसा एक इंस्टीट्यूशन की वहाँ पे जरूरत है, और उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अभी तक ये पूरा एस्पेक्ट अनफोल्डेड है। सो फॉर गवर्नमेंट प्रोग्राम का जो कंसर्न उनका ये रहता है कि गवर्नमेंट ने एक बार भी पैसे दे दिए तो इट बिकम्स अ लायबिलिटी सरकार की, तो लायबिलिटी के डर के माध्यम से लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन अगर टास्क बेस्ड इन्वॉल्वमेंट करके अगर पंचायत को भी इसमें कुछ किया जाए कि पंचायत के पास कुछ फंड है या एलोकेशन करवाया जाए, और पंचायत अगर इनको करती है तो एक तो सेंटर हो गया, दूसरा पंचायत लेवल पे इन लोगों का लिंकेजेस एस्टेब्लिश किया जाए, या तो फिर केवी के जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ इसका लिंकेजेस किया जाए, तो ये पूरा डेटा एंड मॉनिटरिंग की प्रक्रिया जो है वो सही मायने में हम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। दिस आर द ऑल आर द क्वेश्चन, अनफोल्डेड क्वेश्चन। अभी इसके आंसर सबको साथ में ढूंढना है, क्योंकि नाउ अभी लोगों ने इस तरीके का डेटा कलेक्शन पे विश्वास करना शुरू किया है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मेरा पीएचडी चल रहा था, आई वेंट टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, उसको बोला कि मेरे एरिया का मुझे डेटा दो। तो उन्होंने एक पूरा 600 स्क्वायर किलोमीटर में एक जगह का मॉनिटरिंग का डेटा उसके पास में था, एंड दैट वाज आल्सो फ्रॉम 94 टू 98। 98 उनके पास डेटा नहीं था। उन्होंने मेरे को इतना सारा बोला कि आप ये अंडरटेकिंग दो, वो अंडरटेकिंग दो, ये एनालिसिस आएगा, आप एनालिसिस हमको पूछे बगैर पब्लिश नहीं करोगे, अगर आपका एनालिसिस हमारे एनालिसिस से अलग हुआ तो हम आपको पब्लिश नहीं करने देंगे। तो मैंने सिंपल सा सवाल पूछा कि सर एक बात बताइए, ये 4 साल के 4 साल के 8 सीजन के डेटा है, 8 सीजन में भी 2 साल तो आपने कलेक्ट नहीं किया है डेटा, तो इस डेटा से क्या एनालिसिस निकलता है, और 600 स्क्वायर किलोमीटर को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। तो एक काम करते हैं ना कि लेट मी गिव 161 वेल के डेटा, सिंस आपका जो मॉनिटरिंग उससे पहले का मॉनिटरिंग है 93 से लेके 2001 तक का मेरा खुद का मॉनिटरिंग है। मैं एमएससी जियोलॉजिस्ट हूँ, वो मैंने डेटा कलेक्ट किया है। तो दैट फेलो इज सिंपली रिफ्यूज कि यू आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो हम आपका डेटा नहीं ले सकते हैं। तो ये चैलेंजेस से ये पूरी प्रक्रिया मिनिमाइज होते होते यहाँ तक आई है कि एटलीस्ट वो रिकग्निशन बन रहा है, अप्रिसिएशन बन रहा है, प्रोविजंस हो रहे हैं। तो आज की डेट में और हमारे जैसे लोगों को ही ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वी कैन फुलफिल ए ब्रिज बिटवीन द पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस को फिर पॉलिसी तक लेके जाए, देन पॉलिसी बन के अगर नीचे आएगी तो मोटिवेशन लोअर लेवल से शुरू होगा। एंड डेफिनेटली डेटा, इफ वी कंसिडर डेटा इज ए पावर, तो डेटा का अप्रिसिएशन, डेटा कलेक्शन करने वाले को भी एक अप्रिसिएशन, मोटिवेशन मिलना चाहिए। आजकल मोटिवेशन का सबसे पहला एस्पेक्ट है फाइनेंस, तो फाइनेंस का प्रावधान भी कहीं ना कहीं इसमें करना पड़ेगा। दूसरा एस्पेक्ट है कि इस इंसान को
किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ना है, दैट इंस्टीट्यूशन में बी द PRI, में बी द लोकल CBO, एंड हो सकता है जैसे मान लो कि बहुत सारे डेयरी कोऑपरेटिव्स है, अगर इस तरीके की इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व करके हम इस प्रक्रिया में लेके आए तो उनको एक बेनिफिट एंड गेन भी हो सकता है। एंड थर्ड इज ए क्लस्टर लेवल पे इस तरीके का एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया जाए, और जैसे सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ सस्टेन इंस्टीट्यूशन है तो ये पूरी प्रोसेस को हम अच्छे से कर सकते हैं। बट डेफिनेटली दिस इज ए क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन के ऊपर और भी काम करने की जरूरत है। थैंक्स योगेश भाई। द रीजन व्हाई आई रेज दिस क्वेश्चन इज, अभी हम लोग जब जब भी मैक्सिमम एनजीओ जब कोई भी गांव में जाते हैं, इट इज मोर लाइक अ CSR एक्टिविटी, राइट? और गांव वालों को पता होता है CSR है यानी कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, तो राइट। motivation has become very economic rather than bringing about a natural and social change in the community for themselves. So they look at us as a contractors. Problem नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। तो वही वही चीज है जिसको हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और इसके ऊपर धीरे धीरे प्रक्रिया जाएगी। हाँ, एक साथ में पूरा डेवलप नहीं होगा, इट इज इंक्रीमेंटल बदलाव। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि जब एक मास्टर्स ऑफ जियोलॉजी का डेटा को रिफ्यूज कर रहे थे, वहां से लेके एटलीस्ट उन्होंने भूजल CRP का डेटा अपने पोर्टल पे लाने की परमिशन, अनुमति दी, वहां तक का पूरा जर्नी में ऑलमोस्ट 30 साल निकल गए हैं। ओके, सो नाउ एग्री है। कमिंग टू जो डेटा अगर हम मॉनिटर करते हैं, पार्टिसिपेट एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग करते हैं, उसके आउटपुट्स क्या है, क्यों होता है? जैसे मान लो कि तो मोस्टली जनरेट टाइम सीरीज ग्राफ्स ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल्स, वाटर क्वालिटी ट्रेंड एनालिसिस देता है, रिचार्ज एस्टिमेशन देता है, और उसका जो आउटपुट है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टूर्स है, ड्रो डाउन्स है, कंटामिनेशन प्लम्स कहाँ पे है, ये चीज़ों को जानकारी देता है। लेट्स सी इन द विजुअल्स, लाइक ये एक है, यू कैन सी कोस्टल एरिया का एक जगह का है, तो सी द टाइम सीरीज डेटा और डिफरेंट एक्विफर सिचुएशन है। तो प्री मानसून पोस्ट मानसून के मॉनिटरिंग का यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है। एंड एक पूरा वाटरशेड है, अपर रीचेस से लोअर रीचेस तक जाते हैं, बीच में कहीं मीन सी लेवल भी दिखाया गया है। तो वी कैन सी द कौन सी जगह पे कौन से एक्विफर में डिप्लीशन होता है, और एज वी अप्रोचेस टुवर्ड द सीवर्ड साइड, लोअर साइड, वहाँ पे वाटर लेवल का फ्लक्चुएशन बहुत कम हो जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ सीजन। आप देखेंगे तो जैसे ब्लू लाइन का डॉटेड एंड ब्लू लाइन का कांस्टेंट लाइन आप देखेंगे, सॉलिड लाइन दोनों को देखेंगे, तो अपर रीचेस में जहाँ पे पर्पल ग्रीन ग्रे है, वहाँ पे यू कैन सी द डिप्रेशन दिख रहा है। बट वही सेम लाइन एज यू मूव टुवर्ड द फर्दर साउथ साउथ वेस्ट साइड और लोअर साइड पे चलते हैं, तो उन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। हाँ, उसी तरीके से रेड में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के आउटपुट हम जनरेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पीछे का कलरफुल ग्राफ भी निकाल भी दिया, लिथोलॉजी निकाल भी दिया, तो भी आप इतना तो बोल सकते हैं कि वाटरशेड का जो अपर मिडल पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, एंड लोअर पार्ट में बहुत कम होता है, एंड अपर पार्ट में उसी तरीके से बहुत ज़्यादा डिप्लीशन होती है। तो और उसके साथ जियोलॉजी डाल दिया तो दोनों को मिला के आप उसका अर्थघटन कर सकते हैं कौन से एक्विफर में ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो दिस इज वन टाइम ऑफ द आउटपुट, जो टाइम सीरीज ग्राफ है, जो ग्राउंड वाटर का ट्रेंड को दिखाता है। उसी तरीके से ये बार बार आपने देखा होगा, अगेन आई विल शो यू, कि भी ट्रेंड एनालिसिस ये दिखाता है, जिसमें इजीली वन कैन विजुअलाइज नो। इसमें देखो प्री मानसून पोस्ट मानसून, प्री मानसून पोस्ट मानसून लिखा है, एंड कलर कोडिंग दे दिया है अलग अलग जोन्स को। तो एक है स्टेटिक ग्राउंड वाटर लेवल का ट्रेंड, मतलब ग्राउंड वाटर की डेप्थ में कैसे बदलाव हो रहा है, एंड दूसरा जो है ग्राउंड वाटर क्वालिटी या रैपिड पैरामीटर, जो टोटल डिजोल्व सॉलिड्स है। तो अगर आपने दोनों को साथ में रखा है तो यू कैन सी द प्री मानसून 2008 और का जो वाटर लेवल एंड प्री मानसून 2008 का TDS को आप देखेंगे तो दोनों कैसे है। हाँ, उसी तरीके से पोस्ट मानसून 21 में जब आते हैं तो पूरा टाइम सीरीज डेटा है, जो एक एरिया में किस तरीके का ट्रेंड जा रहा है, कहाँ पे वाटर लेवल राइज हो रहा है, कहाँ से वाटर क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है। यू कैन सी द प्री मानसून 19 का दोनों देखेंगे तो वाटर क्वालिटी आप 19 में देखेंगे और 2021 में देखेंगे तो काफी सारा बदलाव हो रहा है। वो बदलाव क्यों आ रहा है कि वाटर लेवल का जो
वाटर लेवल जो बढ़ रहा है वो पूरे क्लस्टर में नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में बढ़ रहा है। तो बिकॉज ऑफ राइज इन वाटर लेवल, हाँ, टीडीएस का क्वालिटी ऊपर के हिस्से में तो ठीक हुआ, लेकिन अगर उसी नक्शे को देखेंगे पोस्ट मानसून 2021 में, देयर ऑल्सो शो द डाउन पार्ट वाटर लेवल राइज, और यहाँ पे वाटर क्वालिटी बहुत डिटोरिएट भी दिखा रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे रिचार्ज के चलते हुए वाटर लेवल राइज हो रहा है, यहाँ पे समुद्र का पानी आ रहा है, बट रिचार्ज वाटर को डाइल्यूट कर रहा है और समुद्र का पानी वाटर को और सलाइन कर रहा है। तो ये इस तरीके के आउटपुट आपके मॉनिटरिंग से आप देख सकते हैं कि भाई ग्रेजुअल बदलाव पूरे एरिया में क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स रिचार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल रिचार्ज वहां पे बढ़ रहा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद द डिफरेंट सीजन एंड एज द इंटरवेंशन का जो इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, उस हिसाब से किस तरीके से यहाँ बदलाव हो रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ द आउटपुट जो है वाटर लेवल एंड वाटर क्वालिटी ट्रेंड एनालिसिस हमको दिखाता है, दैट विल हेल्प अस कि भी हमें कौन से जोन में, किस कलर जोन में हमें कभी कौन से इंटरवेंशन करने की जरूरत है। तो जैसे लास्ट वाला अगर फिगर में देखता हूँ पोस्ट मानसून 2021 का टीडीएस वाला, तो वी कैन इजीली से कि अपर पोर्शन में हमको अभी भी डिमांड साइड मैनेजमेंट करने की जरूरत है, और पिंक वाला पोर्शन है वहां पे रिचार्ज ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। एंड बाकी रेड वाले में तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सी वाटर इंट्रूजन वहां पे हो रहा है। तो ऊपर से बढ़ाएंगे तो खुद ब खुद सी वाटर इंट्रूजन कम होता जाएगा, वाटर क्वालिटी डाइल्यूट होती जाएगी एंड वाटर क्वालिटी इंप्रूव होता जाएगा फिर। उसी तरीके से ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। एक ही सिटी में हमने जब मॉनिटरिंग किया था, मॉनिटरिंग करके देखा, तो वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई सदर्न पार्ट ऑफ द सिटी वहाँ पे वाटर लेवल डिप्लीशन की प्रॉब्लम है, एंड वेस्टर्न मोस्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट जहाँ पे सैलिनिटी बढ़ रही है, और एक पर्टिकुलर पेच है जहाँ पे सुएज का लीकेज की वजह से ग्राउंड वाटर क्वालिटी लीकेज भी है, एंड सुएज वाटर का डायरेक्ट इरिगेशन करने से ग्राउंड वाटर में बायोलॉजिकल कंटामिनेशन बढ़ रहा है। तो दिस थ्री थिंग्स इजीली यू कैन विजुअलाइज कि यहाँ पे ये बदलाव हो रहे हैं, और बदलाव बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए आपको आपके इंटरवेंशन को डिजाइन करना है। Then finally, most important thing, you can also calculate the water budget कि प्री मानसून पोस्ट मानसून का डेटा विद सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक्विफर पैरामीटर को लेके अगर आप वाटर बैलेंस डिफाइन करते हैं, और उसके आधार पे अगर आप वाटर यूज प्लानिंग करते हैं, तो यू कैन गो फ्रॉम नेगेटिव वाटर बैलेंस टू पॉजिटिव वाटर बैलेंस। जो कल हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू मेंटेन द वाटर बैलेंस के अप्रोचेस क्या है, तो इसके बारे में ज्यादा आज बात नहीं करेंगे, बट ये दिखाने के लिए कि भी हमारा जो पार्टिसिपेटरी हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग है, उस मॉनिटरिंग से हम किस किस तरीके का एनालिसिस करके किस तरीके से हम डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। यहाँ तक कोई सवाल? नो। ओके, नहीं। गुड। तो अभी ये एक 4-5 स्लाइड्स है जो हमने एक जगह पे पूरा इंटेंसिव ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग किया था सैलिनिटी को समझने के लिए। दिस जस्ट केस एग्जांपल सो दैट यू कैन हैव आइडिया के मॉनिटरिंग नेटवर्क कैसे एस्टैब्लिश करना है, करने के बाद कैसे एनालिसिस करना है। जो हमने जो थियोरेटिकल बात की उसका मैं एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये पूरा जो एरिया था, स्टडी एरिया, विच इज पार्ट ऑफ द खंभालिया देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट, और उसका जो आप देखेंगे तो नॉर्दर्न साइड पे ये पूरा सी है, और यहाँ पे सैलिनिटी मिटिगेशन की बहुत बड़ी समस्या थी। तो हमने क्या किया था कि पूरे एरिया में सारे वेल का इन्वेंट्री हमने किया था, और इन्वेंट्री करने के बाद भी एस्टाब्लिश मॉनिटरिंग नेटवर्क। तो ये आप मॉनिटरिंग नेटवर्क आप देख सकते हैं, हाँ, जिसमें जो ब्लू डॉट्स है वो सारे हमारे ऑब्जर्वेशन वेल थे, और हमने पूरा ग्रिड साइज रखा था उसका 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर पे। तो ये ऑब्जर्वेशन वेल को हमने लगभग हर महीने ऑब्जर्व किया था, क्योंकि सैलिनिटी को हमें देखना था। तो सैलिनिटी की जो फिनोमिनन है वो रेनफॉल डिपेंडेंट तो डेफिनेटली है, बट विड्रॉल डिपेंडेंट भी है, और सी का जो हाई टाइड लो टाइड है वो तो 24 आवर्स चलता रहता है। तो हमने इसको पूरा 1 महीने के इंटरवल पे इसको मॉनिटर करना शुरू किया, एंड वी आर मॉनिटरिंग 4 पैरामीटर्स। एक हमारा पैरामीटर था वाटर लेवल, उसका सैंपल को हम फिर इसी कहते थे, टीडीएस भी ले लिया था, क्लोराइड भी लिया था हमने, एंड कार्बोनेट किया था, क्योंकि
ये क्लोराइड कार्बोनेट रेशियो एंड इसी क्लोराइड रेशियो जो है वो, और हाँ दूसरा भी सैलिनिटी के लिए रेशियो रहता है जो हमने बताया था, कैल्शियम मैग्नीशियम रेशियो होता है। बट क्योंकि सिंस द जियोलॉजी वर डोमिनेंटली विद द बेसाल, तो कैल्शियम की गुंजाइश बहुत कम थी, तो हमने उसको अवॉइड कर दिया था। इसलिए हमने क्लोराइड, कार्बोनेट, ईसी, टीडीएस, पीएच एंड देन वाटर लेवल, इस 5 पैरामीटर को हम मंथली लेवल पे ऑब्जर्व करते थे, और उसके एनालिसिस के आधार पे हमको ये देखना था कि सी वाटर इंट्रूजन कहाँ पे एग्रेसिवली है। उसके आधार पे पूरी जोनिंग करके फिर उसको मिटिगेट करने का प्लान किया था। तो पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमने मॉनिटरिंग नेटवर्क एस्टैब्लिश किया था। मॉनिटरिंग नेटवर्क एस्टैब्लिश करने के बाद हर वेल का हमने जियोलॉजी लिथोलॉग लिया था, और लिथोलॉग का एक हमने क्रॉस सेक्शन बनाया, और अलोंग द सी एंड अक्रॉस द सी। तो मतलब इस तरीके के तीन तीन लोकेशन, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 क्रॉस सेक्शन बनाए हैं। तो पैरेलल टू कोस्ट एंड परपेंडिकुलर टू कोस्ट हमने लिया कि किस तरीके से ऊपर से नीचे आते हैं तो बदलाव होता है, एंड किस तरीके से पैरेलल सी के अंदर बदलाव आता है। तो ये सब डेटा को लेके देन फाइनली बॉटम ऑफ वेल हमने सब जगह पे लगाया। ये रेड डॉट लाइन जो है वो एवरेज मीन सी लेवल दिखाता है। और कुछ सीजन, क्योंकि 3 साल किया था, हर महीने का डालेंगे तो बहुत क्राउडिंग हो जाता था, इसीलिए हमने कुछ सीजन के जो वाटर लेवल के डेटा थे उसको हमने लाइन से एंड डैश लाइन और सॉलिड लाइन से दिखाना शुरू किया। एंड उसी तरीके से रैपिडली जो हमारा टीडीएस था, तो टीडीएस को हमने कॉलम से हिसाब से यहाँ पे दिखाना शुरू किया कि भाई ओके, अगर ये देखेंगे तो दिस इज द पैरेलल टू कोस्ट एंड एकदम नियरेस्ट टू कोस्ट है ये। हाँ, एंड देन यहाँ पे गए तो इंटरमीडिएट लेवल पे कोस्ट से आ गया, एंड ये एकदम फारदेस्ट टू कोस्ट आ गया। एंड देन परपेंडिकुलर जब लाइन लगाई तो फिर साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं तो किस तरीके से बदलाव आया। तो बॉटम फिक्स किया, वाटर लेवल फिक्स किया, क्योंकि यहाँ पे चैलेंज ये था कि गांव वाले बोल रहे थे कि भाई इंडस्ट्रीज आने के बाद हमारा वाटर क्वालिटी खराब हो गया और सी वाटर इंट्रूजन हो गया। तो हमें ये भी जानना था कि सी वाटर से कितना डैमेज हो रहा है और इंडस्ट्रीज का पॉल्यूशन से कितना डैमेज हो रहा है। तो कुछ लोकेशन हमको ऐसी मिली थी जहाँ पे कुआ का बॉटम जो है वो मीन सी लेवल से बहुत ऊपर है, उसके बावजूद भी उसके अंदर कंटामिनेशन पाया गया। तो देट वाज नॉट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द सी वाटर, वो उसका दूसरा ही रीजन था उसके लिए। तो ये सब जानने के लिए हमने किया था। तो डेटा लेके डेटा को हमने इस तरीके से इंटरप्रेट किया, और वहाँ पे कुछ टिपिकल जगह, जैसे ही आप ये देख रहे हैं कि दिस इज द क्रॉस सेक्शन, यू कैन सी दिस पिंक इज एन इंडस्ट्री का जो लाइन है वो वाला है। तो यू कैन सी ये जो वेल से यहाँ पे है कुछ, इस वेल में यू कैन सी द हायर टीडीएस, मीन सी लेवल तो बहुत नीचे है, तो समुद्र का सलेटी आने का तो कोई गुंजाइश यहाँ पे है ही नहीं। तो ऐसे एनालिसिस फिर हमने उसके बाद किया था, देन वी गिव द डेटा टू द। हाँ, दूसरा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यू कैन सी द डायरेक्ट एक्विफर इज कनेक्टिविटी विद द मीन सी लेवल, एंड बिकॉज ऑफ हायर सैलिनिटी, तो यू कैन से कि यस ऑफ कोर्स इस जगह पे आपका सैलिनिटी इंट्रूजन है, बट यहाँ पे सैलिनिटी इंट्रूजन बिल्कुल नहीं है, सी वाटर का कोई यहाँ पे प्रभाव नहीं है। फिर उसी तरीके से फिर हमने स्टैटिक वाटर लेवल में क्या बदलाव आते थे वो हमने देखा कि कौन कौन सी जगह पे स्टैटिक वाटर लेवल में बदलाव आ रहा है, तो उस पॉकेट को आइडेंटिफाई किया। और फिर ये देखा कि हर सीजन में ये सी वाटर बदलाव लाने वाला एरिया कितना आता था, उसको हमने हर सीजन वाइज इस एरिया का ग्राफ बनाया। एंड देखा कि ग्राफ में क्या, यू कैन सी दिस ग्रीन कलर, नो, ग्रीन कलर को एक चीज दिखाता है, तो ग्रीन कलर हर साल में कम हो रहा है। और यू कैन सी दिस ब्लू कलर इज इंक्रीज, तो लास्ट में वो एक ब्लू कलर इंक्रीज हो जाता है। ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट आई एम जस्ट शोइंग द मॉनिटरिंग करने के बाद एक एनालिसिस पे आने के लिए हमने किस तरीके के एनालिसिस किए थे और हर सीजन में किया था, ताकि यू कैन सी जैसे 17 से लेके 19 तक का डेटा है ही है, उसके बाद 2020 में भी कंटिन्यूस रहा था, लेकिन इट वाज सम प्लानिंग वाला फेज आ गया, तो मैं 3 साल का डेटा लेके उसको प्लान किया था। देन यू कैन ड्रॉ द कॉन्टूर्स। तो पोस्ट मानसून के हमने कॉन्टूर भी यहाँ पे डेवलप किया, जो रिड्यूस वाटर के कॉन्टूर थे। तो आप देख सकते हैं कि कोई कोई जगह पे जैसे रेड वाला है वहाँ पे डिप्लीशन होता है, ब्लू वाला है वहाँ पे वाटर लेवल राइज होता है। तो वजह क्या है
तो आप इसको देखेंगे, ये स्टैटिक वाटर लेवल इस पर्टिकुलर 2018 का पोस्ट मानसून विंटर देखिए, उसी तरीके पोस्ट विंटर 2018 का कॉन्टूर देखिए तो आपको आइडिया आएगा कि ये फिर पोस्ट विंटर 2019 में भी देखें तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। तो दैट वाज द एरिया विच इज़ अ हाईली डिप्लीटिंग एरिया। फिर उसी को हमने सीजनल चेंजेस इन रिड्यूस वाटर लेवल में देखा, तो वो भी आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर वो जो स्पॉट था जो विंटर में जो डिप्लीशन होता था, इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑल अलोंग द सीजन एक्सेप्ट दिस पोस्ट मानसून 2019 के सीजन को छोड़ के। तो इसका मतलब ये होता था कि यहाँ पे ही बहुत सारा डिप्लीशन है, वो विच इज लीडिंग द ग्राउंड वाटर सैलिनिटी यहाँ पे आने का, और फिर यहाँ पे दूसरा डिप्लीशन हो रहा है। तो हर सीजन का डिप्लीशन को हमने आइडेंटिफाई किया इस मॉनिटरिंग के आधार पे। एंड देन टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, तो एक सैलिनिटी का जोन हमने ऐसे बनाया कि भाई यू कैन सी, तो ये बहुत क्लियर था कि यहाँ पे जो डिप्लीशन हो रहा है उसके चलते हुए सी वाटर इंट्रूजन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे वाटर राइज होने के बावजूद भी सी वाटर इंट्रूजन हो रहा है, यहाँ पे भी सी वाटर इंट्रूजन हो रहा है। तो फिर हर सीजन में कितना सलाइन जोन्स है, उस जोन को फिर हमने आइडेंटिफाई किया। क्लोराइड की कंसंट्रेशन को भी हमने आइडेंटिफाई किया, सो दैट वी कैन से क्या क्लोराइड इज अ लार्जर सोर्स फॉर द सैलिनिटी, और वो सी से आता है। तो आप देख सकते हो कि सी से जहाँ पे क्लोराइड आए वो सी वाटर का सैलिनिटी है। हाँ, तो ऐसे करके हमने सारे पैरामीटर के अलग अलग नक्शे बनाए, और नक्शे बना के हमने आइडेंटिफाई किया। देन क्योंकि ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सेंसर स्टडी है, मैं ज़्यादा शोकेस नहीं कर सकता हूँ इसके बारे में, बट आपको समझाने के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स लिए हैं। तो ये करके पूरा एक एनालिसिस किया, और इसके आधार पे हम कंक्लूजन पे आए थे कि भाई यहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है जिसपे बिल्कुल सी वाटर इंट्रूजन का प्रभाव नहीं है, कुछ एरिया है उसमें भी सी वाटर का प्रभाव नहीं है, लेकिन कंटामिनेशन जो हो रहा है ग्राउंड वाटर का वो दूसरे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के लिए हो रहा है। एंड देन जितना सी वाटर इंट्रूजन हो रहा था उसको भी रेशियो में डाल दिया कि भाई मैक्सिमम सी वाटर इंट्रूजन से लेके नेग्लिजिबल सी वाटर इंट्रूजन के 3 जोन बनाए। तो दिस एरिया के हमारे पास 5 जोन बन गए, और फिर 5 जोन के ऊपर हमने एक स्ट्रेटेजी बनाया कि भाई जैसे मान लो कि एंथ्रोपोजेनिक है, वहां पे स्ट्रेटेजी में ये भी लिखा था कि देयर शुड बी कंप्लीट बैनिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर विड्रोवल, एंड उसको हर 15 दिन में मॉनिटर करना है। दैट बिकम ए प्रोटोकॉल। और सी वाटर का जो हाइपर सलाइन एरिया था उसमें बोला कि यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, निग्लिजिबल जोन है, इंटरमीडिएट जोन में आपको ये करने की जरूरत है, एंड हाइपर सलाइन एरिया में आपको वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लाने की जरूरत है। तो इस रेंज में यू कैन डिफाइन द स्ट्रेटेजी, एंड देन based on the strategy you can develop an action plan. So this is the case example of the इस पूरी प्रक्रिया में जो मॉनिटरिंग हुआ था वो सारे भूजल जानकार ने मॉनिटरिंग किया था। भूजल जानकार को ही हमने वाटर सैंपल एनालिसिस के बारे में दिया था लेबोरेटरी में, क्योंकि सैंपल लेके लैब में देते तो 15-20 दिन के बाद हमारा नंबर आ सकता था। तो हमने टेम्परेरी लैब भी वहाँ पे बना दिया था, टाइट्रेशन मेथड से कर दिया था कि कम से कम एरर हो, और है ना, हर एक डेटा लेना है तो उसको 3 से 4 बार उसको टाइट्रेशन करना है, और 4 बार में देखेंगे उसके बाद हम उसका एवरेज लिया था, ताकि वो एरर भी हम मिनिमाइज कर पाए। तभी हो सकता है एक ड्रॉप ज़्यादा भी हो गई तो पॉइंट में बदलाव आते हैं। तो उस लेवल तक का एक्यूरेसी और उस लेवल तक के भूजल जानकार को ट्रेन करके और उनको ये डिसिप्लिन में लाए थे कि आपको 3 से 5 तारीख के बीच में सारे सैंपल ले लेने हैं, और 5 से 8 तारीख के बीच में सारे एनालिसिस कर लेने हैं। तो विद इन 10 डे आपके सारे एनालिसिस हो जाएंगे, और एनालिसिस होने के बाद विद इन ए वीक ये सारे नक्शे जनरेट हो जाएंगे। तो पिछली बार की तुलना में इस बार क्या बदलाव आ रहा है तो तुरंत पता चल जाए, और पता चलने में अगर डेटा में कोई एरर है तो बैकवर्ड जाके उसको बोला कि इस पर्टिकुलर वेल को जाके फिर से एक बार देख लो, कहीं डेटा में गलती है, या तो सही डेटा ले आओ, या तो फिर हमने डेटा में से उसको एमिट कर दिया एनालिसिस में से। बट क्योंकि इतने छोटे एरिया में हमारे पास वो लगभग 180 वेल के डेटा थे, तो हम अगर 10-15 वेल के डेटा निकाल भी देते तो उसमें कोई फर्क नहीं होने वाला था। सो दैट्स एंड ऑफ माय लेक्चर। सो कोई सवाल है तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पदम इज ए विटनेस फॉर दिस एंटायर केस स्टडी। पदम, आप कुछ आपके बारे कुछ शेयर करना चाहेंगे? ये पूरा आपने स्टडी किया था
तब तक मुझे भी उतना चीजें क्लियर नहीं हुई थी जितना अभी ये 2-3 महीने से हम लोग पूरा कर रहे हैं, तो अभी काफी चीजें क्लियर हुई है इसमें। तो यस, वंडरफुल। और उसके बेसिस पे जो जो भी फिर प्लान बना था और वो रिचार्ज किया और बम डैम बनाए, तो उससे इमिडिएटली काफी रिजल्ट आया। जो सैलिनिटी का लेवल था वो एकदम से ड्रास्टिकली कम हुआ। और किसान जो पहले हमको गांव में जाते ही पकड़ते थे, वो मतलब कभी अब दूसरे मुद्दों पे बात करने लगे। पहले यही होता था कि पानी खराब हो गया, पानी खराब हो गया, ये वाला है। तो ये मुझे लगता है कि जो रिकमेंडेशन थे वो इम्प्लीमेंट किया, तो सबसे बड़ा चेंज वो था। एंड दैट्स एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं मैं। खंभालिया इस पर्टिकुलर एरिया में सैलिनिटी मिटिगेशन में गवर्नमेंट इज वर्किंग सिंस 2002 एंड 3। बिल्कुल बदलाव नहीं हुआ था। एक नहीं, 3 साल स्टडी में इन्वेस्ट करने के बाद सिर्फ 1 साल में जो इंटरवेंशन किया, तो उसने पूरा सिनारियो चेंज कर दिया। दैट्स ए वेरी मच इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड दिस, कि भाई थोड़ा मॉर्निंग जब ग्राउंड वाटर ऐसे चैलेंजिंग एरिया में काम कर रहे हो, अब 2-3 साल उस एरिया को समझने के लिए रखो, ताकि जैसे मैं आपको बताऊं 2018 वो द मिनिमम रेनफॉल वो लेस देन 200 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ था। उससे लेके मेरे ख्याल से वह फ्लडिंग भी हो गया था। तो कंप्लीट रेंज ऑफ डाइवर्सिटी जो हुआ था, क्लाइमेट का, एक्सप्लोइटेशन का, सारी डाइवर्सिटी कैप्चर करने के बाद जब ये नतीजा आया, और नतीजे के बाद एक छोटा सा इंटरवेंशन, हाँ, आई डोंट थिंक सो बम्प डैम को 2-2.5 लाख से ज्यादा होगा। उसकी तुलना में एक जाखल करके गांव है, वहां पे बंधारा बना है, उसका बंधारे का कॉस्ट कम से कम 40-50 करोड़ होगा। जिसने इतना बदलाव नहीं किया था, वो 3-4 लाख का एक बम्प डैम ने बदलाव करके वहां पे दिखा दिया। तो कभी कभी जो हर बार मैं वो कहावत बताता हूँ ना, हथौड़ा तो मारना सबको आता है, लेकिन हथौड़ा कहाँ मारना है वो आप देख लो, तो हथौड़ा मारने की कीमत तो लाख रुपया ही है, पर नॉलेज की थोड़ी वैल्यूज होती है। तो ये मॉनिटर थोड़ा समय इसके ऊपर डालते हैं, वहां तक पेशेंस रखना है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट जब मिलते हैं, जैसे पदम ने बोला, इट्स वेरी ट्रू। ऐसा ही हमारा कच्छ में भी अनुभव रहा था। 7,800 से टीडीएस से लेके 1,200 टीडीएस आ गए थे विद इन अ सीजन, जो अनबिलीवेबल था। आज भी लोग उसके ऊपर बिलीव नहीं कर, लेकिन दैट्स ट्रू, वो है, हकीकत में है। और इसमें एक चीज मैं ये और बोलूंगा, इस बीच मुझे साल याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस साल एक दिन 1.5 दिन बारिश हुआ था 350 mm। उसके बाद हम्म। पूरे जामनगर और कमालिया में बारिश ही नहीं हुआ। बट हमारे ये इतने सारे स्ट्रक्चर थे, रिचार्ज और सब बन गए थे, तो पूरे इलाके में एटलीस्ट जो है रबी की खरीफ की क्रॉप में पानी दिया उन्होंने, लाइफ सेविंग का। और उसके बाद कुछ लोगों ने रबी का भी किया। बाकी पूरे इलाके में उस टाइम पे ड्रॉट था, तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा था इसका। कल हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द नीड असेसमेंट, क्योंकि इस एरिया का नीड यही था कि भाई खरीफ सीजन का पानी एक बार मिल जाए, और अच्छी बारिश है या तो मॉडरेट बारिश है, तो रबी सीजन में लास्ट में जो दो पानी खराब हो जाते हैं वहाँ हमारा रिचार्ज मिल जाए, वहाँ का पानी इम्प्रूव हो जाएगा। तो हमारा अब 5 साल के अगर साइकिल पकड़ेंगे, तो आपको कम से कम 8 साल का क्रॉपिंग सीजन मिलेगा आपको। तो उनको पहले 5 साल के साइकिल में हार्डली 2-3 सीजन में उसका क्रॉपिंग सक्सेसफुली मिलता था, और बाकी में बहुत लो यील्ड मिलता था। तो अभी 5 साल में 8 साल का क्रॉप यील्ड एश्योर्ड हुआ उनका, एंड विदाउट हैम्परिंग द नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि वो जब लो यील्ड इसकी वजह से उनको रबी सीजन में मिलता था, क्योंकि सलाइन वाटर से भी लास्ट के 2 इरिगेशन करते थे। तो अभी क्या हो गया कि पानी इंप्रूव हो गया, तो लास्ट 2 इरिगेशन सही गुड क्वालिटी वाटर से कर रहे, तो सोयल का क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होना शुरू हो गया। तो एक जो साइकिल जो था वो अपना फिर, ये बम्प डैम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रदम ने दिया है। बम्प डैम ऐसे बना है कि उसमें सिल्ट आएगी, तो सिल्ट आएगी तो अभी वो फ्रेश सिल्ट लोग ले भी जाएंगे, तो बम्प डैम अपने आप मेंटेन होगा। और क्योंकि इसका इम्पेक्ट हो रहा है, तो आसपास के लोगों ने अपना वाटर लेवल, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग करना भी शुरू कर दिया। जैसे विनय, आपका जो सवाल था, तो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स आर मोटिवेटिंग फॉर द पीपल। अब वो कौन सी जगह पे किस तरीके से मोटिवेशन आएगा, वो कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, लेकिन जी डेफिनेटली जी। मोटिवेशन आता है जब ऐसे एनकरेजिंग रिजल्ट मिलते हैं। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेने के बाद ये चैलेंजेस काफी हद तक मिनिमाइज हो जाती है।
पदम जी, आज की तारीख में ये जो सिचुएशन चेंज हुई है उसको वो लोग सस्टेन कर पाए हैं विद विद देयर ओन एफर्ट्स? सर अभी 2 ढाई साल से मैं वहाँ उनके साथ कनेक्ट में नहीं हूँ, बट जी। फिर भी मतलब जो है सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो एक चीज ये है कि थोड़ा सा वाटर यूज जो है बढ़ा है। पहले जो हम्म। एरिया सिंगल क्रॉप का था तो वो डबल क्रॉप में बढ़ा है, सो वो एक चैलेंज तो हमेशा रहेगा, बट साथ ही साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ है। पहले वीट लोग करते थे, तो वो जी। वीट की जगह क्यूमिन और कोरिएंडर कर रहे हैं, तो और माइक्रो इरिगेशन का यूज भी जो है काफी बड़ा है। वो हम्म। उस प्रोजेक्ट में भी हम लोगों ने जो है काफी उसको किया था। हम्म। परंतु ओके। बायो इनपुट भी दिए गए थे ना पदम। बायो इनपुट भी अभी डिमांड बढ़ रही है वहां पे। एंड सॉइल हम्म सॉइल मैनेजमेंट में जैसे वो सिल्ट इकट्ठा होती है तो अपने अपने खेत में सॉइल लेके जाते हैं, तो सॉइल को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मतलब दिस ऑल आर द कम्युनिटी इंटरवेंशन। गया कि ये बॉम्ब डैम हमारे लिए लाइफ लाइन है, तो बॉम्ब डैम को मेंटेन करेंगे तो बाकी सारी चीज मेंटेन होगी। तो ये मेंटेन करना उन्होंने शुरू किया है। तो दैट्स अ रियल विड्रोवल स्टेज ऑल्सो, आज भी करते हैं। जैसे पिछली बार भी लोगों ने कुछ ट्रैक्टर लगा के ले गए मिट्टी। तो यही है, एक सिस्टमेटिक कम्युनिटी बेस्ड कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए अगर आप मॉनिटरिंग करते हो और ऐसे सक्सेसफुल रिजल्ट मिलते हैं एंड देन यू कैन शोकेस दिस रिजल्ट टू द पॉलिसी, तो डेफिनेटली इसमें सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो पॉलिसी जरूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करे, सीएसआर भी इसको अडॉप्ट कर सकता है कि सीएसआर इज ऑल्सो एज गुड एज गवर्नमेंट। क्योंकि इसी क्षेत्र की हम बात करें तो जब हमने शुरुआत किया था 2013-14 में, तो दैट इंडस्ट्रीज वो रिफ्यूजिंग टू इन्वॉल्व द भूजल जानकार। आज वो हम्म। बोल रहे हैं कि भूजल जानकार होने चाहिए, क्योंकि उनको डर था कि हमारी क्वालिटी एसेस हो जाएगी तो शायद और भी कम्युनिटी हमारा विरोध में आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे करके इस पूरी प्रक्रिया में कम्युनिटी में अभी पहले सारे के सारे गांव विरोध करते थे, अभी हार्डली एक या दो गांव में भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो दैट्स अ विन विन सिचुएशन कि दोनों स्टेक होल्डर के बीच में भी एक बैलेंस आना शुरू हुआ। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके। ओके। अगर नो। तो सेशन को एंड करें तो ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई जी, भाई।